नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के बंधारण के निर्माण की प्रक्रिया पढ़ने जा रहे हैं। यह चैप्टर 2 भागों में बटा हुआ है। हमने बांटा है आपकी सुविधा के लिए, जिसमें इसके पहले भाग का वीडियो आपको हम दे चुके हैं, जिस लेक्चर में हम संविधान के निर्माण का इतिहास एक तरह से बताए थे कि बाल गंगाधर तिलक से लेकर के कैबिनेट मिशन तक का एक यात्रा बताए थे इसके पहले कि किस प्रकार से संविधान सभा का मांग उठा और वह लक्ष्य जो हम लोग रखे थे वह पूरा हुआ। अब आज उसी चैप्टर का पार्ट 2 आपको पढ़ाने जा रहे हैं, जिसके अंदर इस पर चर्चा होगी कि संविधान के निर्माण के लिए क्या क्या स्टेप उठाए गए बंधारणीय सभा के गठन के बाद। जब बंधारणीय सभा की स्थापना हो गई, कैबिनेट मिशन योजना के तहत चुनाव हो गया, तो उस चुनाव के बाद अब जो चुनकर लोग आए वो सारे के सारे लोग अब किन किन प्रक्रियाओं से गुजर करके हमारे लिए संविधान का निर्माण किए। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग भारतीय संविधान का निर्माण। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, इस बंधारणीय सभा को, संविधान सभा को जो बैठक हुई कैसे हुई उसको समझने के लिए आज जो चुनाव होता है उस चुनाव के बाद की प्रक्रिया को देखिए। हूबहू वही प्रक्रिया है, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो। तो दोस्तों सबसे पहले जब चुनाव होकर के रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है तो एक तारीख तय की जाती है। सरकार वाला बात छोड़ दीजिए कि शपथ ग्रहण होता है, तो वो तो आप पहले ही पढ़ लिए, स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल, वो बात नहीं, संसद वाले पार्ट को देखिए। तो एक तारीख तय किया जाता है कि लोकसभा का प्रथम अधिवेशन, इस लोकसभा का 15वीं का, 14वीं का, 13वीं का, 16वीं का प्रथम अधिवेशन इतने तारीख से शुरू होगा। तो यहां भी संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को तय किया गया। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि सुबह 11 बजे हम लोग इसको याद करते हैं, लेकिन अगर आप लोकसभा की कार्रवाई को आज भी देखें तो लोकसभा की कार्रवाई 11 बजे से ही तो शुरू होती है, जहां से प्रश्नकाल, शून्यकाल, इन सबों की शुरुआत होती है। तो सरकारी ऑफिस तो है नहीं कि इसको 10 बजे से शुरू किया जाए, एक बात। दूसरा, इसके पहले और भी कई प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ता है। लोकसभा के अध्यक्ष 10 बजे आते हैं। आज पूरा क्या क्या होगा लोकसभा में उसका पूरा परफॉर्मा तैयार होता है 1 घंटे के अंदर। उसके बाद 11 बजे से लोकसभा की शुरुआत होती है। तो उसके कारणों को हम लोग लोकसभा में देखेंगे। आज ध्यान रखेंगे कि जो कुछ भी आज हो रहा है प्रक्रिया के तहत, वही संविधान सभा में भी अपनाया गया। तो प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को शुरू किया गया सुबह 11 बजे। और अब ध्यान रखेंगे कि इसको याद नहीं करना है। अब ये दिल कौन सा था? तो नॉर्मली अपने जब कोई भी ऑफिशियल काम फर्स्ट डे करना चाहते हैं तो अपने सोचते हैं मंडे से करें। अगर आपको कोई भी सरकारी ऑफिस में काम हो, साहब सब दिन आएंगे, लेकिन अगर गुरुवार या शुक्रवार हो जाए तो आप मन में क्या सोचते हैं? अरे अब मंडे से करेंगे। तो यह दिन 9 दिसंबर 1946 का दिन सोमवार था। ये अपने आप ध्यान रखना है। तो इससे आपने क्या सीखा कि संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को सुबह 11 बजे और दिन सोमवार था,
उस दिन से प्रारंभ हुई। अब इसकी बैठक कब कहां पे हुई, तो ये आपके सामने चित्र है। वर्तमान का जो संसद भवन है वो बनकर तैयार हो चुका था और उसके सेंट्रल हॉल में यह शुरू हुआ। संसद भवन पर चर्चा दोस्तों उस चैप्टर पर आने के बाद करेंगे, क्योंकि सब कुछ आज ही कर देंगे तो फिर उस चैप्टर में क्या पढ़ाएंगे। तो सब कुछ वास्तुकार से लेकर के सब कुछ हम लोग वहां पढ़ेंगे जब हम लोग पार्लियामेंट में आएंगे। अभी जानना है कि वर्तमान संसद भवन के सेंट्रल हॉल में शुरू हुआ था, केंद्रीय कक्ष में शुरू हुआ था। तो आपने एक इंफॉर्मेशन गेन किया कि संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को 11 बजे सोमवार के दिन संसद के केंद्रीय कक्ष में प्रारंभ हुआ था। अब जब भी संविधान सभा की कार्रवाई की शुरुआत होगी तो जैसे लोकसभा के कार्रवाई की शुरुआत होगी तो सबसे पहला प्रश्न आएगा कि किसी भी कार्रवाई के संचालन के लिए एक अध्यक्ष का होना जरूरी है। कोई भी आप समिति बना के देख लीजिए, एक तो हेड चाहिए ना जो नियम नीति को लागू करे। तो संविधान सभा हो या लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उसको चलाने के लिए एक हेड की आवश्यकता होगी, जिसको हम लोग लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं, राज्यसभा में सभापति कहते हैं, यहां हम लोग संविधान सभा का अध्यक्ष कहेंगे। लेकिन अध्यक्ष बनने का पहला शर्त होता है कि आप उस गृह का मेंबर होइए। चाहे आप लोकसभा का अध्यक्ष बनना चाहते हैं तो भी सबसे पहला आपका जो है ये शर्त है कि आप उस हाउस का मेंबर होइए। और हाउस का मेंबर चुनाव जीतने से नहीं होगा, शपथ लेने के बाद हाउस का मेंबर माना जाता है। आपकी भाषा में समझाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे अगर आप जीपीएससी की परीक्षा पास कर जाते हैं, आप लिस्ट में जाकर के अपना नाम पढ़ते हैं कि आपका सिलेक्शन एसडीएम के पोस्ट के लिए हुआ है, तो क्या आप उसी दिन एसडीएम हो गए लिस्ट में नाम आने से? नहीं हुए। या अभी ही रिजल्ट आया है यूपीएससी का, तो जो लड़का पास कर गया तो क्या वो आज ही आईएएस हो गया? नहीं हुआ। आज वो सिविल सेवा परीक्षा में सफल उम्मीदवार है। आज आप जीपीएससी क्लास 1-2 की परीक्षा में सफल उम्मीदवार हो। क्या कहते हैं, एसडीएम या कलेक्टर तो जब आप ट्रेनिंग करने के बाद शपथ लेते हैं तब जाकर के आप कहलाते हैं। शपथ लेना जरूरी है। तो वैसे ही लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपको चुनाव जीतने के बाद शपथ लेना पड़ेगा। तो यहां भी संविधान सभा का सदस्य बनने के लिए आपको शपथ लेना पड़ेगा। अब सुनिएगा, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा का सदस्य ही करता है या कर सकता है। तो संविधान सभा के सदस्य का चुनाव संविधान सभा का सदस्य ही करेगा। और बिना शपथ लिए आप सदस्य हैं ही नहीं। तो जब आप सदस्य ही नहीं हैं, सब ही नहीं हैं, तो आप कैसे अध्यक्ष का चुनाव कर लेंगे? इसी के लिए व्यवस्था किया गया है प्रोटेम स्पीकर, अस्थाई अध्यक्ष। लोकसभा आने दीजिए, उसको भी और अच्छा से बताएंगे। आज जितना समझाना उतना तो जरूर समझाएंगे। तो अब आपके मन में आएगा कि अध्यक्ष तो अध्यक्ष होता है,
और अस्थाई भी अगर आपको बनाना है तो भी उसको तो लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, पहला शर्त। और दूसरा कि अध्यक्ष प्रोटेम ही क्यों ना हो, उसका सिलेक्शन कौन करेगा? तो लोकसभा में आपको डिटेल्स बताएंगे। यहां के लिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि लोकसभा के नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को शपथ अध्यक्ष ही दिलाएगा। आप ओरिजिनल आर्टिकल पढ़िए, उसमें लिखा है राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त प्राधिकारी। तो अध्यक्ष राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त प्राधिकारी है, तो वो तो फिर कोई भी हो सकता है। तो राष्ट्रपति एक प्रोटेम स्पीकर को चुनता है, एक व्यक्ति को चुनता है, उसको शपथ दिला करके उसको बना दिया लोकसभा का मेंबर, और उसको जो है वही प्राधिकारी नियुक्त कर देता है कि अब आप बाकियों को शपथ दिलाइए, और जब तक नए अध्यक्ष का चुनाव नहीं होता है आप लोकसभा का संचालन करिए। तो अब ठीक यही प्रक्रिया यहां अपनाई जाएगी कि संविधान सभा के सभी सदस्य जब तक कि शपथ नहीं ले लेंगे तब तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चयन हो नहीं सकता है, और सदस्य को शपथ दिलाने के लिए एक प्रोटेम स्पीकर का चुनाव होना चाहिए। तो वायसराय क्या करेंगे? एक प्रोटेम स्पीकर को चुन देंगे। उस समय वायसराय ही होंगे राष्ट्रपति की भूमिका में। अब यहां एक परंपरा है दोस्तों, उसको तोड़ा भी जा सकता है, संविधान में नहीं लिखा है, लेकिन एक परंपरा का पालन होता है कि जो सबसे ज्यादा बार उस सदन में चुनाव जीतकर आया होता है, सदन का मतलब गृह, जो सबसे ज्यादा बार चुनाव जीतकर आया होता है उसको ही राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता है। जैसे अगर आप बड़े नाम ले रहे हैं कि आपको याद रहे, कि जैसे आप पिछली लोकसभा की बात करें तो उसमें सबसे ज्यादा बार चुनाव जीत करके कांग्रेस पार्टी के कमलनाथ जी संसद में थे, तो इसलिए कमलनाथ जी को ही पिछले लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया था। तो यहां भी जो संविधान सभा के वयोवृद्ध मतलब उम्र से नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, जो सबसे ज्यादा बार मेंबर रहे होंगे उनको ही जो है अध्यक्ष बनाया जाएगा, प्रोटेम स्पीकर। तो अब आपके मन में प्रश्न आना चाहिए कि ये तो पहली ही बार चुनाव हुआ ना संविधान सभा का, तो इसमें तो सब पहली ही बार जीत कर आया है, तो इसमें बड़ा कौन? तो इसका आपको दो एग्जाम्पल देके समझाते हैं। जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ, जब बिहार से झारखंड अलग हुआ, तो उसकी जो पहली विधानसभा की चुनाव हुई, तो उसमें भी तो उस विधानसभा के लिए तो सारे लोग पहली ही बार चुनाव जीत कर आए, तो उसमें प्रोटेम स्पीकर कैसे चुना गया? तो उसमें देखा जाता है कि इस विधानसभा में ये राज्य जो पिछले राज्य के साथ जुड़ा हुआ था, वहां से गिन के देखते हैं कि कौन सबसे ज्यादा बार चुनाव जीता है। तो झारखंड वाला पुराना है, वो ज्यादा अच्छा लगेगा आपको सुनने में। तो झारखंड क्या जब पहली बार विधानसभा का चुनाव हुआ तो उसमें देखा गया बिहार विधानसभा में, ये झारखंड जब बिहार में था तब देखो कौन व्यक्ति सबसे ज्यादा बार चुनाव जीतकर इसमें आया है। तो इंदर सिंह नामधारी जी थे जो सबसे ज्यादा बार चुनाव जीते थे, इसलिए उनको प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था। अब इस पर कहानी वहां पर पढ़ाएंगे पूरा कि क्या क्या हुआ था, लेकिन यहां जानिए। तो इसी तरह हमको 1919 से एक विधायिका तो मिल ही गया था, फिर 1935 में मिल गया था। तो इसमें सबसे ज्यादा लंबे समय से उस विधायिका में कौन मेंबर थे? और वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, वो 1922 से थे।
इस कारण से जो है उनको सबसे वरिष्ठ सभ्य मानते हुए अस्थाई अध्यक्ष जो है उनको नियुक्त कर दिया गया। तो हम लोग जो अब इसको याद करते थे, अब आपको याद नहीं करना पड़ेगा, बस उसमें केवल इतना ही ध्यान रखना है कि इनके नाम का संबोधन कौन किया। एक किसी व्यक्ति को अनुमोदन तो करना होगा, तब ना दूसरे लोग जो है उसको क्या कहते हैं, समर्थन देंगे। तो सर्वप्रथम कांग्रेस अध्यक्ष आचार्य कृपलानी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के प्रोटेम स्पीकर के नाम का अनुमोदन किए, जिसका संविधान सभा के सभी सदस्यों ने समर्थन कर दिया। तो अब अगर क्लास 3 का भी आप एग्जाम दे रहे हों, तो अब तो जिस तरह से लेवल क्लास 3 का भी बढ़ गया है कि हो सकता है कि आपको वन लाइनर क्वेश्चन पूछ दे कि बंधारणीय सभा के प्रोटेम स्पीकर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने थे, उनके नाम का अनुमोदन कौन किया था, भलामन कौन किया था? तो आचार्य कृपलानी। आप क्लास 3 का भी जवाब दे सकते हैं। आज जीपीएससी में तो स्टेटमेंट बनता है, तो यहां तो आपको क्या कहते हैं, पहला स्टेटमेंट, संविधान सभा की प्रथम बैठक जिस दिन हुई थी वह दिन सोमवार था। दूसरा, संविधान सभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति के लिए आचार्य कृपलानी के द्वारा अनुमोदन किया गया। तीसरा, आचार्य कृपलानी उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो ये कहानी हुआ। अब राजेंद्र प्रसाद जी का चुनाव 11 दिसंबर 1946 को हुआ, ठीक तो है? आप इस वाले लोकसभा को देखिए तो ओम बिरला जी जब लोकसभा अध्यक्ष हुए तो उसके पहले प्रोटेम स्पीकर का चुनाव हुआ है। तो उनको शपथ दिलाने में 543 आदमी को 1-2 दिन तो लगेगा। हर आदमी बारी बारी से शपथ ले रहा है। तो ठीक वैसे ही वहां भी 324 मेंबर को जो आप दिलाएंगे शपथ, तो टाइम तो लगेगा। तो 9 तारीख 10 तारीख को सबका शपथ हुआ और तब जाकर के 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बंधारणीय सभा का अध्यक्ष चुन लिया गया। अब हम लोग सभी लोग जानते हैं कि जब अध्यक्ष का चुनाव हो जाता है तो आवश्यकता पड़ती है एक उपाध्यक्ष की, क्योंकि अगर किसी दिन किसी कारण से अध्यक्ष अनुपस्थित हो जाए तो सभा का संचालन कौन करेगा? संसद को आने दीजिए, फिर बताएंगे कि अगर किसी कारण से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हो जाए तो सभा का संचालन कौन करेगा? तो लोकसभा में उपाध्यक्षों का एक पैनल होता है, वो भी पढ़ाएंगे कैसे होता है। 10-11 आदमी का नाम होता है, वो बारी बारी से कि अगर ये नहीं होंगे तो ये नहीं होंगे तो ये, ऐसे करके वो जो है लोकसभा की अध्यक्षता करते हैं अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित होता है। लेकिन आज आपको एक प्रश्न छोड़कर जा रहे हैं, वो बताएंगे संसद में कि अगर किसी कारण से अध्यक्ष इस्तीफा दे दिया तो उपाध्यक्ष नए अध्यक्ष के चुनाव तक लोकसभा का अध्यक्षता करता है। लेकिन अगर किसी कारण से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों इस्तीफा दे दे, अनुपस्थित है, तब तो जो लोकसभा में पैनल में जो लोग हैं वो अध्यक्षता करेंगे। लेकिन अगर वो दोनों अनुपस्थित ना हो करके इस्तीफा दे देते हैं तो ये पैनल का सदस्य जो है वो नहीं करेगा अध्यक्षता। तो उस स्थिति में कौन करेगा, वो जब संसद आएगा तब बताएंगे। थोड़ा सा आपके लिए छोड़ दिए कि आप पढ़िए
पता करने का प्रयास करिए संविधान में कि क्या जो बुक हम पढ़ रहे हैं उसमें इस तरह के प्रश्न का है जगह, क्या वहां इस तरह की व्याख्या है तो हम कमेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आप उसको पढ़िए। या जब मैं आपको राष्ट्रपति पढ़ाऊंगा तो महाभियोग सब पढ़ाता है, हम भी वही चीज पढ़ाएंगे, लेकिन हम आपको एक प्रश्न छोड़कर जाएंगे, आज जा रहे हैं वो उसी समय पढ़ाएंगे कि राष्ट्रपति पर महाभियोग अगर पहला हाउस लगा देता है, में पारित हो जाता है, कोई प्रथम गृह राज्यसभा में ही पास हो जाता है, और अब अगर दूसरे गृह में उस पर चर्चा हो रही है, जिस दिन लोकसभा उसको पारित करे, अगर उसी समय राष्ट्रपति इस्तीफा भी दे दे, दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं है, अगर ऐसा हो जाए कि जिस समय यहां पारित हुआ उसी समय राष्ट्रपति इस्तीफा दे दिया, तो उसको इस्तीफा मानेंगे कि उसको महाभियोग मानेंगे। आप मेरे साथ पूरे संविधान की यात्रा इस तरह के प्रश्नों का करेंगे और उटपटांग गप हम आपके साथ कभी नहीं करेंगे। वो भूल जाइएगा कि हम पढ़ाने आए हैं संविधान, तो हम संवैधानिक बातों पे रहेंगे। जम्मू कश्मीर के 370 को पढ़ाने में जम्मू कश्मीर का जिला और तहसील पढ़ाने की क्या जरूरत है भाई? वो भूगोल में पढ़ेंगे ना, जब भूगोल का क्लास आएगा तो। जम्मू कश्मीर में संवैधानिक परिवर्तन हुआ है, ना कि भौगोलिक परिवर्तन हुआ है। और अगर भौगोलिक परिवर्तन हुआ है तब फिर उसी समय दादरा नगर और दमन दीव का भी भौगोलिक परिवर्तन हुआ है, तो उसका जिला और मोहल्ला क्यों नहीं पढ़ने लगे भाई? इसी को कहते हैं भटकाव। और इसीलिए आपको बार बार कहते हैं कि चीजों तक सीमित रहिए। जो पढ़ना है, जो चीज पढ़ना है उसको डीप में पढ़ना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो राजेंद्र प्रसाद जी के बाद उपाध्यक्ष होने चाहिए, तो संविधान सभा तय किया कि 2 उपाध्यक्ष हमारे होने चाहिए। आप हमेशा एक याद करते हैं। तो बंधारणी सभा एक उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी आप कहते हैं, हरेंद्र कुमार मुखर्जी को नियुक्त किया, और दूसरे उपाध्यक्ष थे वी.टी. कृष्णमाचारी। नाम है इनका वांगल थिरुवेंकटचारी कृष्णमाचारी। तो इन दोनों को ये जो है बंधारणी सभा का उपाध्यक्ष नियुक्त किए। तो दोस्तों इस जगह पर हम लोग 3 नाम को अच्छे से ध्यान दिए। पहला प्रोटेम स्पीकर सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन उनका भलामन कौन किए थे? पट्टाभी सीतारमैया, सॉरी आचार्य कृपलानी। ये हैं आचार्य कृपलानी, ये हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया, यहां डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उसके बाद संविधान सभा अपनी कार्रवाई को चलाने के लिए 2 उपाध्यक्ष नियुक्त किए, हरेंद्र कुमार मुखर्जी। एक्चुअली कुमार में के होना चाहिए, सी क्यों बोलते हैं तो जाके देखिएगा। अंग्रेज KUMAR इनके लिए नहीं बोल पा रहा था, कोनार बोलता था, कोमार, COMMAR, इसीलिए हम उनको SC मुखर्जी कहने लगे। और वी.टी. कृष्णमाचारी ये हैं सर्वांगल थिरुवेंकटचारी कृष्णमाचारी। अब हम लोग आगे बढ़ें दोस्तों। अब संविधान सभा में अध्यक्ष का भी चुनाव हो गया, उपाध्यक्ष का भी चुनाव हो गया, सारे लोग जो है शपथ भी ले लिए। तो अब एक उद्देश्य प्रस्ताव आएगा। उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब हुआ कि यह संविधान सभा क्या करना चाहती है, उसके लिए एक प्रपोजल, और उस प्रपोजल को क्या कहते हैं, सभी लोग सहमति देंगे तो काम आगे बढ़ेगा। तो उद्देश्य प्रस्ताव कौन लेकर के आए, ये आप सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन आज आपको एक नया चीज इसमें पढ़ाने जा रहे हैं। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू
संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव लेकर के आए। अब यहां से नया चीज कि उद्देश्य प्रस्ताव के अंदर था क्या, तो उसमें संविधान की संरचना का एक झलक था, माળखू था, एक स्ट्रक्चर था और उसका दर्शन का झलक था। यानी हमारा संविधान किस प्रकार का होगा और हमारे संविधान का फिलॉसफी क्या होगा, हम किस प्रकार का संविधान बनाने जा रहे हैं, उसका एक झलक था। इसमें कई लोग एक स्टेटमेंट कोट किए, इसलिए यहां नाम नहीं लिखे हैं इस उद्देश्य प्रस्ताव को। वो कहते हैं कि ये सार्वभौम लोकशाही और प्रजासत्ताक की जन्म कुंडली थी। माना हमारे जो है यह संविधान में प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य शब्द का रखा गया प्रस्तावना में, या हमारे संविधान का जो नेचर ये है, उसका यह उद्देश्य प्रस्ताव एक जन्म कुंडली था। अब अगर यह जन्म कुंडली था तो जरा बढ़िया से जाने कि उस उद्देश्य प्रस्ताव में क्या था। हम लोग आज तक वही नहीं पढ़े जिस कारण से संविधान सभा क्या काम कर रहा था, वो अपने समझ नहीं पाते थे। तो जरा उद्देश्य देखिए क्या कहता है। जिसका जन्म कुंडली है वो तो पहले लिखना पड़ेगा। तो देखिए क्या लिखा हुआ था। बंधारणीय सभा भारत को एक प्रभुत्व संपन्न गणराज्य जाहिर करेगा और उसके भावी शासन के लिए एक ऐसे संविधान की रचना करेगा। यानी पहला उद्देश्य यह था कि संविधान सभा आने वाले शासन का कैसा होगा उसके लिए एक संविधान का रचना करेगा। लेकिन संविधान बनाते समय उसको ये दो बात ध्यान रखना होगा कि भारत को सार्वभौम और गणराज्य जाहिर करेगा, प्रजासत्ताक जाहिर करेगा। प्रजासत्ताक शब्द जब प्रस्तावना में आएंगे तो आपको डिटेल्स बताएंगे। अभी एक लाइन में जानना है कि हम अब इसके बाद एक ऐसी व्यवस्था लेकर आने जा रहे हैं कि कार्यपालिका, कारोबारी का प्रधान कोई राजा नहीं होगा, वारसागत नहीं होगा, जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि होगा। उस समय तो नहीं मालूम था कि हम राष्ट्रपति नाम रखेंगे कि क्या, तो राष्ट्रपति हुआ जो आगे चलकर। दूसरा कहा क्या कि इसके अंतर्गत, उद्देश्य प्रस्ताव में देखिए, इसके अंतर्गत वे राज्य क्षेत्र आवेंगे जिसमें भारत के ब्रिटिश प्रांत और देसी, इसलिए कह रहे हैं देसी रजवाड़ा से करना ही था, और देसी राज्य शामिल होंगे और उन सबों को मिला करके एक भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। क्या कहा गया इसमें कि इसके अंतर्गत, भारत के अंतर्गत वे राज्य क्षेत्र आएंगे जिसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांत और देसी रजवाड़े शामिल होंगे और उनको मिला करके जो है हम एक संघ का निर्माण करेंगे। यानी वहीं से एक बीज दिखाई दे रहा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। शुड बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी यूनियन की ओर ही हम जा रहे हैं। हम बताएंगे आगे कि यूनियन और यूनियन ऑफ स्टेट्स में क्या अंतर होता है। अगला क्या कहा कि इसके अंदर अगर कोई और भी राज्य जुड़ना चाहे, फ्यूचर में सिक्किम जुड़ा, पढ़ाएंगे, तो वह भारत में जुड़ सकता है और बंधारणीय सभा भविष्य में बंधारणीय प्रक्रिया के अनुसार इसको निर्णय करेगा। यानी जब तक संविधान बन रहा है, अगर उस बीच में कोई और भी राज्य क्षेत्र भारत में मिलना चाहें तो वो मिल सकते हैं, लेकिन उसका जो है निर्णय
संविधान सभा करेगी, यानी अब ब्रिटेन नहीं करेगी। यह उद्देश्य प्रस्ताव में था। फिर लिखा कि जो भी राज्य भारत में जुड़ेगा उसके पास, संघ के पास जो शक्ति हम देंगे उसको छोड़कर बाकी सभी शक्तियां होंगी। यानी ऐसा नहीं कि जो राज्य अभी तक ब्रिटिश संघ के अंदर नहीं आया है, अगर इन फ्यूचर बंधारणी सभा के बंधारण के निर्माण करते करते अगर वो संघ के अंदर आता है तो उसको भी वही सुविधा मिलेगा जो अभी भारत संघ के अंदर जो राज्य हैं उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसके कहा गया कि उसके अंतर्गत, यानी जो राज्य जुड़ेगा उसके अंतर्गत भी वही व्यवस्था होगी कि वह राज्य भारत के सार्वभौमत्व को स्वीकार करेगा, यानी भारत से बाहर नहीं वो सोचेगा, भारत के सार्वभौमत्व को स्वीकार करेगा और अपनी संपूर्ण शक्ति प्रजा से ही प्राप्त करेगा। इसका मतलब कि भारत संघ के अंदर अगर सिक्किम जुड़ना चाहता है तो ऐसा नहीं होगा कि सिक्किम में राजतंत्र रहेगा और वो भारत संघ का एक जो है पार्ट होगा। वो वहां भी प्रशासन जो है वो अपनी शक्ति वहां के जनता के चुनाव से ही प्राप्त करेगा और सिक्किम को भी भारत को जो है वो एक सार्वभौम देश के रूप में स्वीकार करना होगा। यानी वो अपने को सार्वभौम नहीं मान लेगा, सार्वभौम हमारा भारत होगा। अब देखिए तो क्या कहा गया कि अब अपने बंधारण के बारे में कि संविधान के अंदर लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, अवसर और कानून की समानता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, व्यवसाय और कार्य करने की स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। इसीलिए आप पढ़ते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है वह उद्देश्य प्रस्ताव से प्रभावित है। कितना सारा बात मिला कि इसमें भी सार्वभौम शब्द का यूज किया गया, लोकशाही शब्द का, कि संविधान ऐसा होगा। और इसमें भी देख लीजिए कि तीनों प्रकार के न्याय तक की समानता और विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना के स्वतंत्रता की बात कही गई है। अभी इतने से नहीं पूरा हुआ है। दरअसल एक साल के परीक्षा में उद्देश्य प्रस्ताव में क्या क्या है ये पूछ लिया था और उस समय लड़का बंगला झांकने लगा। तो उद्देश्य प्रस्ताव में क्या क्या है, क्रक्स ध्यान दीजिए एक बार फिर से जो बता रहे हैं। इसके दो भाग हैं। एक, संविधान सभा कैसा संविधान निर्माण करेगी वो उसमें लिखा हुआ है कि संविधान निर्माण करते समय उनको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो लोकशाही होना चाहिए, गणराज्य होना चाहिए, सार्वभौमत्व होना चाहिए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय जो है वो प्रदान करना होगा, अवसर की समानता देनी पड़ेगी, क्या कहते हैं, विश्वास, धर्म, इन सबों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, इन सबों की स्वतंत्रता देनी होगी। एक पार्ट ये है। और दूसरा पार्ट ये है कि अगर कोई नया राज्य संविधान बनाते समय भारतीय संघ में शामिल होगा तो उनको क्या क्या नॉर्म्स फॉलो करना होगा। तो उनको भारत का सार्वभौमत्व स्वीकार करना होगा, उनके राज्य में शक्ति, प्रशासन की शक्ति उनको भी जनता से ही प्राप्त करना होगा। इन सब चीजों को जो है इसके अंदर रखा गया है। यानी उद्देश्य प्रस्ताव का ये दो भाग है जो आपको समझाए। अब आगे तब देखते हैं। देखिए उद्देश्य प्रस्ताव में कहा गया इसके अंतर्गत लघुमती यानी अल्पसंख्यक, कबायली जो भी ट्राइबल क्षेत्र होगा, दलित और अन्य पिछड़े वर्गों को योग्य सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी। अब बताइए कि आर्टिकल 16 में जो लिखा गया है
कि सरकारी नौकरियों में सभी नागरिकों को अवसर की समानता होगी, और उसके बाद जब लिखा गया कि यदि राज्य की राय में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों का सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व नहीं है तो वह उनके लिए व्यवस्था कर सकती है, जिसके तहत ओबीसी आरक्षण आया। तो क्या देख रहे हैं, वो तो हमारे उद्देश्य प्रस्ताव में ही था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किए गए। अब देख लीजिए अंतिम क्या लिखा गया। कहा गया इसके अंतर्गत न्याय और सभ्य राष्ट्रों का कायदा, यानी वैसे राष्ट्र, सभ्य का मतलब ऐसा नहीं कहना है कि अमेरिका सभ्य है, वैसे राष्ट्र जहां जहां हमारा दो चीज जहां जहां से मिलता हो, पहले जो पढ़ा चुके हैं, लोकशाही प्रजासत्ताक, हम उसको माने सभ्य राष्ट्र। वैसे राष्ट्र जो अपने नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देता है, वो है हमारे नजर में सभ्य राष्ट्र। वैसा राष्ट्र जहां सभी के लिए अवसर की समानता है, वो है हमारे नजर में सभ्य राष्ट्र। वैसा राष्ट्र जहां अभिव्यक्ति, उपासना, धर्म, विचार, विश्वास, इन सबों की जो है स्वतंत्रता है, उसको हम मानते हैं सभ्य राष्ट्र। तो यहां ध्यान रखिएगा, तो उन राष्ट्रों में जो कायदा होगा, जो क्या कहते हैं कानून होगा, उसको हम अपने यहां अपनी परिस्थितियों के हिसाब से अपनाने का प्रयास करेंगे। अब आगे देखें। उसके बाद कहा गया कि अपना देश विश्व में हमेशा शांति की पाठ पढ़ाया है और अपना देश हमेशा न्यायपूर्ण चीजों पर भरोसा किया है। इतिहास गवाह है कि भारत कभी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया है। हां, हम पर अगर कोई आक्रमण करेगा तो हम अपना मुकाबला जोरदार तरीके से करेंगे या सुरक्षा। तो भारत अपने उस अतीत को देख करके और उस प्रकार का संविधान बनाने का प्रयास करेगा। यह था उद्देश्य प्रस्ताव के अंदर जो कुछ भी बातें लिखी हुई थी। अब आप बुक्स निकालिए और मिला लीजिए कि उद्देश्य प्रस्ताव कितने लोगों ने लिखा है। क्या परीक्षा का हम बार बार कह रहे हैं कि लेवल बढ़ रहा है, लेवल बढ़ रहा है, हम भी कह रहे हैं, दूसरे टीचर भी कह रहे हैं। तो लेवल बढ़ रहा है तो उसके साथ कंटेंट भी तो बढ़ना चाहिए। कंटेंट तो वही चल रहा है कि जवाहरलाल नेहरू इतना तारीख को उद्देश्य प्रस्ताव पारित किए, जवाहरलाल नेहरू के इस उद्देश्य प्रस्ताव को इतना तारीख को संविधान सभा स्वीकार कर लिया। कंटेंट तो बढ़ ही नहीं रहा है, तो लेवल क्या बढ़ रहा है, जरा ये बताइए। उद्देश्य प्रस्ताव को हमको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। जो आपको भी बताए, इजी वे में दो ही चीज समझना है कि उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा को एक डायरेक्शन दे रहा है कि आप इसी बिंदुओं पे संविधान बनाएंगे, और उस बीच में अगर कोई देशी राज्य या कोई दूसरे राज्य जो है भारत में शामिल होना चाहते हैं तो संविधान सभा किन किन शर्तों पर उनको शामिल करवाएगी, उन चीजों को जो है इसके अंदर वर्णन किया गया है। हम जानते हैं कि इतने देर के बाद आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि संविधान सभा संविधान बनाने गई थी, सर बार बार कह रहे हैं कि इन इन शर्तों पे शामिल कराएगा, सो संविधान सभा कायदा कैसे बनाने लगा। थोड़ा रुक जाइए, आपको दिखाएंगे। संविधान सभा को दो कार्य सौंपे गए थे। आप भूल गए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, जब उसमें कह दिया कि 15 अगस्त 1947 के बाद अब हमारा भारत पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं रहेगा, तो भारत में कानून कौन बनाएगा जब तक नया संविधान नहीं लागू हो जाता है। तो उसमें लिखा गया था कि जब तक, पढ़ा चुके हैं आपको, नए संविधान का निर्माण नहीं हो जाता है तब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और जो पुराने ब्रिटिश कानून हैं उसके तहत देश चलाया जाएगा। लेकिन अगला लाइन जो लिखा गया कि उसमें किसी प्रकार का संशोधन की आवश्यकता पड़े या उसको कैंसिल करने की आवश्यकता पड़े तो वो काम बंधारणी सभा करेगा। क्या किसी कानून को कैंसिल करने का अधिकार जिस संस्था को दे दिया जाए
उसी को तो व्यवस्थापिका कहते हैं। या कानून बनाने का अधिकार दे दिया जाए तो उसी संस्था को तो हम व्यवस्थापिका कहते हैं, संसद कह रहे हैं या विधानसभा कह रहे हैं। तो अपने संविधान सभा को दो जिम्मेदारी दिया गया था। एक जिम्मेदारी संविधान बनाना भी था और एक जिम्मेदारी उनको व्यवस्थापिका के रूप में भी काम करना था, संसद के रूप में भी काम करना था। आप बताइएगा कि राष्ट्रमंडल में के देशों में भारत शामिल होगा, इसके निर्णय के लिए जो संविधान सभा खड़ा हुआ था, क्या यह संविधान बनाने का था काम या ये व्यवस्थापिका सभा का काम था? जरा सोच के देखिएगा। यह काम व्यवस्थापिका सभा का था। 24 जनवरी 1950 को जो राजेंद्र बाबू को पहला राष्ट्रपति, अंतरिम राष्ट्रपति घोषित किया जाएगा, यह कौन कर रहा है? यह व्यवस्थापिका सभा कर रही है। यह काम तो संविधान बनाने का नहीं था। तो ध्यान रखिएगा, संविधान सभा को दो जिम्मेदारी थी, वो हम लोग आगे देखेंगे। तो उद्देश्य प्रस्ताव इसीलिए दो भागों में है कि एक, जब आप संविधान का निर्माण करेंगे तो आप क्या क्या करेंगे उसका गाइडेंस था, और एक जब आप व्यवस्थापिका के रूप में काम कर रहे हैं तो आपको कौन कौन से कार्य करने हैं। अब देखें उद्देश्य प्रस्ताव का कहानी। अब ये तो फिर सब यही लिखता है। 13 दिसंबर 1946 को ये जो है उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया और 19 दिसंबर 1946 तक इस पर विचार विमर्श हुआ। इसके दो भाग हुए। इसीलिए अगर इसी प्रश्न को घुमा करके दे दे कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर विचार विमर्श कितने दिन तक हुआ, तो 13 से 19 दिसंबर। और जब कहे कि उद्देश्य प्रस्ताव पेश कब किया गया था, तो 13 दिसंबर 1946। अब इस पर होना था वोटिंग। क्यों लंबा हो गया? तो अगले दिन वोटिंग हो जाता है 20 दिसंबर को और उसके बाद क्या होता है कि उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो जाता है या नकार दिया जाता है। नहीं, उसके पहले ही 16 दिसंबर को, उसी दिन 16 दिसंबर को मुकुंद रामाराव जयकर ने एक सुधारा प्रस्तुत किया और उन्होंने कहा कि जब तक मुस्लिम लीग, क्योंकि शुरू याद है आपको कि मुस्लिम लीग इसका बहिष्कार कर रहा था और 100% देसी रजवाड़े भी नहीं आए थे, तो कहा गया कि जब तक मुस्लिम लीग और देसी रजवाड़े के प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं होते हैं, तब तक इस पर विचार विमर्श नहीं किया जाए। क्योंकि आप जो डायरेक्शन संविधान सभा को दे रहे हैं उसमें 73 सदस्य अगर मुस्लिम लीग का शामिल ही नहीं हुआ हो, तो बाद में अगर वो आकर के आपको कहे कि भाई इन चीजों पर जो है आप जो काम करेंगे इस पर मेरी रजामंदी तो थी नहीं, फिर से वोटिंग कराइए। चलिए 208 के सामने 73 भारी पड़ता है, लेकिन 93 देसी रजवाड़े थे, उनमें से जो जो शामिल नहीं हुए थे वो भी तो उनके ही सुर में सुर मिलाने लगते, तो ये संख्या 100 के पार कर सकता था। और ये देश चलाने की बात नहीं है अभी कि 50% +1 से काम कर लें, संविधान बनाने की बात है। 100% सहमति हो तो और अच्छा है। तो उनके कहने पर इस उद्देश्य प्रस्ताव के विचार को लंबित कर दिया गया और इसलिए 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया उद्देश्य प्रस्ताव। 19 दिसंबर 1946 तक इस पर विचार विमर्श करने के बावजूद इसको जो है 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। क्यों? क्योंकि 21 दिसंबर 1946 को आगे के अधिवेशन के लिए संविधान सभा इस बात पे सहमत हो गई कि इसको टाल दिया जाए। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट डे क्या हो गया कि उद्देश्य प्रस्ताव पर चर्चा, पहला पॉइंट 13 से 19 दिसंबर 1946 के बीच किया गया। दूसरा पॉइंट 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा।
16 दिसंबर 1946 को एम.आर. जयकर के द्वारा यह विचार प्रस्तुत किया गया संशोधन कि जब तक मुस्लिम लीग और देसी रजवाड़े इसमें शामिल ना हो जाएं तब तक इसको आगे के लिए टाल दिया जाए। 21 दिसंबर 1946 को संविधान सभा इस बात पर सहमत हो गया कि इस उद्देश्य प्रस्ताव को पारित करने के लिए अगले अधिवेशन में इसको जो है डाल दिया जाए, और तब जाकर के 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा ने पास कर दिया। आप कोई भी बुक्स हो जो रिसर्च बुक नहीं होगा, आप उसको पढ़िए, देखिए उसमें क्या लिखा है। 13 दिसंबर 1946 ना रोज डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पारित करवामा આવ્યું, पेश करवामा આવ્યું। 13 दिसंबर थी 19 दिसंबर સુધી આ ઉદ્દેશ્ય પ્રસ્તાવ ઉપર બંધારણી સભામાં ચર્ચા ચાલી હતી। आ तीसरा लाइन मिलेगा सीधा कि 22 जनवरी 1947 ना रोज બંધારણી સભા ઉદ્દેશ્ય પ્રસ્તાવ ने પસાર કરી દીધી या स्वीकृति आपवामा આવી હતી। अब बीच का कहानी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अब जो ये स्टेटमेंट वाले सवाल बनते हैं तो उस स्टेटमेंट वाले सवाल में आपको कोई भी इस तरह का एक स्टेटमेंट बीच में डाल दिया तो आपको 2 आता रहेगा, तीसरा नहीं आता रहेगा। अब देखें कि संविधान सभा जब संविधान का निर्माण करेगा तो पहले कमेटी बनाया जाएगा। 22 कमेटी की रचना की गई, 22 भाग 22 कमेटी। हर कमेटी को एक एक पार्ट दिया गया। किसी को संविधान का पाठ ना दे करके कुछ और भी पाठ दिया गया, लेकिन समझना है कि एक एक कमेटी को एक एक पाठ दिया गया और कहा गया कि आप इस पर विचार करिए, और उन सबों के विचार को लेकर के तब हमारा संविधान का निर्माण हुआ है। अभी कहानी देखेंगे, लेकिन पहले यह ध्यान रखना है कि बंधारणी सभा बंधारण के निर्माण में आने वाले सभी कार्यों को 22 भागों में बांटा और वो 22 कमेटी का निर्माण किया। उसमें से जो 10 कमेटी थी वो प्रक्रिया संबंधी कमेटी थी। आगे बताते हैं कि प्रक्रिया क्या था। और जो 12 कमेटी थी वो नक्कर कायदा बाबतों थी संबंधित समिति थी। वो ठोस कायदा को देखने के लिए था, यानी वो कानून को देखने के लिए था। अब ये तो हो गया नेचर वाइज कमेटी का डिवीजन कि 22 कमेटियों में 10 प्रक्रिया संबंधी, अब 12 जो है नक्कर कायदा समिति। लेकिन अगर इसको छोटे और बड़े समितियों में बांटा जाए तो कहेंगे 8 बड़ी समिति थी, 8 जब बड़ी हो गई तो 14 छोटी समिति थी। मोटी और नानी समितियों हती। अब आगे बढ़ें। हम तो आपके सुविधा के लिए गुजराती बोला करते थे, लेकिन हमीर और बाकी सब लोगों ने कहा कि सर पीछे गुजराती है, आप हिंदी ही बोलिए, वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा लड़कों पे। तो इसीलिए उस दिन से आप देख रहे होंगे कि हम हिंदी टर्मिनोलॉजी ज़्यादा यूज, नहीं तो मेरा विचार था कि भले ही टूटा फूटा गुजराती हो लेकिन आप तक उस कम्युनिकेशन को पहुँचाएं। अब जरा देखिए, अब मोटी समिति में कमेटी का नाम क्या था और उसके अध्यक्ष कौन थे? तो यूनियन पावर कमेटी, संघ शक्ति समिति। संघ को कितनी शक्ति मिलनी चाहिए, पावर मिलना चाहिए, उसके लिए एक कमेटी। वो किन किन विषयों पर कानून बनाएगा, क्या क्या उनके पास पावर्स हैं, उसके अध्यक्ष बनाए गए जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद संघीय बंधारण समिति। आज पूरा बंधारण एक है, लेकिन भाग 5, ठीक है ना, भाग 5 वो है संघ का बंधारण।
उसमें राष्ट्रपति का वर्णन है, उपराष्ट्रपति का वर्णन है, संघ के मंत्रियों का वर्णन है, संसद का वर्णन है, सुप्रीम कोर्ट का वर्णन है, सीएजी का वर्णन है। क्या देख रहे हैं? संघीय बंधारण समिति, वो जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे। भाग 6 प्रांतीय बंधारण समिति, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। ड्राफ्टिंग कमेटी, पहले तो कुछ भी हम लोग करते हैं तो उसको एक ड्राफ्ट करना होता है ना, चर्चा करिएगा बाद में, लेकिन पहले वो ड्राफ्ट तो होकर आए, लिखा करके तो आए कि क्या क्या होना चाहिए। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। अब देखिए, मोटी कमेटी होने के कारण उसके अंदर कई सारे सब कमेटी हो जाएंगे। नाम देखिए, मूलभूत हकों कौमा, यानी एक मूलभूत हक उप समिति बनेगा इसके अंदर। लघुमती अने जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों में सलाहकार समिति। एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज। इस बड़ी कमेटी के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिएगा, यहां कंफ्यूजन में नहीं आइएगा। जब भी कहे कि मूलभूत हक के लिए समिति, तब तो फिर यही पूरी समिति थी। उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनमें से 3 प्रोमिनेंट फिगर का फोटो आपके सामने है। नेहरू जी, जिनको संघ शक्ति संघीय बंधारण समिति दिया गया, जवाहरलाल नेहरू, जिनको प्रांतीय बंधारण, और उतना बड़ा लिखना यहां पर ठीक नहीं लगा तो केवल मूलभूत हक समिति, और बाबा साहब अंबेडकर को जो है ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन। ये अलग से चर्चा करेंगे अभी। अब आइए, अब जो मूलभूत हक, वो जो पूरा बड़ा देखे, लघुमती, जनजातीय क्षेत्र और एक्सक्लूडेड एरिया, तो उसके अंदर ये 4 सब कमेटी बनाई गई थी। जरा ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर 4 सब कमेटी बनाई गई थी। तो अब कहेंगे ए, उस समिति के अंदर तो मूलभूत हक उप समिति, जिसके की जीबी कृपलानी अध्यक्ष बने थे। यही बार बार क्वेश्चन आता है। जीवत राम भगवान दास कृपलानी। लघुमती समिति, माइनॉरिटीज सब कमेटी में एससी मुखर्जी को उसका अध्यक्ष बनाया गया था। उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र, असम के सिवाय, असम को छोड़कर बाकी जो नॉर्थ ईस्ट के जनजातीय क्षेत्र हैं वो, और आंशिक रीते छोड़ायल क्षेत्रों, और बाकी अगर कोई क्षेत्र ऐसा ट्राइबल आंशिक रीत से छूट गया है तो उस सब कमेटी के अध्यक्ष थे गोपीनाथ बारदोलोई। और छोड़ायल अने आंशिक रूप से छोड़ायल क्षेत्रों, यानी अब जो कुछ भी बच गया, केवल असम के सिंचित क्षेत्रों को छोड़ करके अब जनजातीय क्षेत्रों में जो कुछ भी उसके अलावा सब बच गया, उसको देखने के लिए देखिए लिखा है एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया। अब ऊपर जो लिखे हैं, इनमें से अगर कोई के अलावा भी कोई क्षेत्र छूट गया हो, केवल असम का जो सिंचित क्षेत्र है, जो इरिगेटेड एरिया है, मैदानी एरिया है, उसको छोड़कर उन क्षेत्रों के लिए बने थे अमृतलाल विठल दास ठक्कर बापा। अब जरा देखिए, इनमें से मूलभूत हक उप समिति के जीबी कृपलानी, आपके सामने इनकी तस्वीर है। हरेंद्र कुमार मुखर्जी के सामने लघुमती समिति, आपके सामने इनका फोटो है। गोपीनाथ बारदोलोई, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरिया, असम के सिवाय, बड़ा सा है, उसको खाली समराइज कर दिए हैं। और असम में सिंचित क्षेत्रों को छोड़कर अन्य एक्सक्लूडेड एरिया के ठक्कर बापा बने थे अध्यक्ष। अब एक 5वीं समिति भी इसके अंदर उप समिति बना था, वो था उत्तर पश्चिम सीमांत जनजातीय क्षेत्र उप समिति। पाकिस्तान का जो नॉर्थ वेस्ट एरिया है, वहां जो ट्राइबल रहते थे वो नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल से कल्चर में अलग होंगे, क्योंकि वो अफगानिस्तान के पास थे। अभी तो भारत विभाजन की बात हुई नहीं है।
उसके लिए एक सब कमेटी बनाया गया। उनका धर्म अलग था, वो मुस्लिम धर्म को मानते थे। उनका भोजन, पानी, वस्त्र, सामाजिक जीवन सब कुछ अलग अलग था। तो इसलिए जो है उनके लिए एक सब कमेटी बनना चाहिए। और यहां पर हमने डैश कर दिया, इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि इसका नाम सर को नहीं पता था। इसका नाम रखा ही नहीं गया था, क्योंकि जब तक इसके अध्यक्ष की बारी आई तब तक तो भारत का विभाजन हो गया और यह क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया। तो अब इसके लिए वो जाने। ठीक है, अब देखते हैं छठा, प्रक्रिया नियम समिति, रूल्स ऑफ प्रोसीड्योर कमेटी, राजेंद्र प्रसाद। राज्यों माटे समिति, राज्यों माटे समिति का काम क्या होगा? तो राज्यों से समझौता, देख रहे हैं ना, कमिटी फॉर निगोशिएटिंग विथ स्टेट्स, या संधि करने वाली समिति। अगर राज्यों के साथ कोई समझौता करना हो किसी राज्य के साथ, तो वो बनाए गए जवाहरलाल नेहरू। और एक बना स्टीयरिंग कमेटी, संचालन समिति, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें से दो प्रोमिनेंट फिगर हुए, राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू। तो इस प्रकार से 8 बड़ी समितियों के अध्यक्ष को आप पढ़े। उसमें नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर वाला ध्यान रखिएगा कि उसके अध्यक्ष का चुनाव ही नहीं हुआ उप समिति का, क्योंकि वो पाकिस्तान चला गया। अब आइए छोटी समिति, फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी, नाणकीय अनेक कर्मचारी समिति, राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। क्रेडेंशियल कमेटी, सब लोग यही लिख के निकल जाता है और परीक्षा में भी कई बार इसको इसी तरह से लिख करके आ जाता है, क्रीडेंशियल समिति। लेकिन ये है गुजराती में ओलखान पत्र समिति। तो आपको ज्यादा दिमाग में आ रहा होगा, ओलखान पत्र समिति। ये अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर इसके अध्यक्ष थे। गृह समिति, हाउस कमिटी, सदन जो होगा उसके अंदर क्या क्या प्रक्रिया होनी चाहिए उसके लिए कमेटी। भोगूराज पट्टाभी सीतारमैया, कार्य संचालन समिति, ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी, कन्हैयालाल मानेकलाल मुंशी। अब सुनिएगा, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो आप आचार्य कृपलानी पढ़ते हैं वो भी सही है, लेकिन जब तक उस कमेटी का गठन नहीं हुआ था तब तक एक एडहॉक कमेटी की स्थापना हुई थी नेशनल फ्लैग पर। और एडहॉक कमेटी का मतलब होता है अस्थाई, कि जब तक हम चुनते हैं तब तक एक, क्योंकि झंडा पर काम तो चले। तो उस एडहॉक कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो परीक्षा में प्रश्न देख लीजिएगा, झंडा समिति कह रहा है या झंडा संबंधी तदर्थ कमेटी कह रहा है। अंग्रेजी में जीपीएससी में दीजिएगा एग्जाम तो पेपर होगा ही, जाके वहां देख लीजिएगा एडहॉक शब्द होना चाहिए झंडा के ऊपर। तो एडहॉक कमेटी जो है अगर कहे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हम लोग कहेंगे। अभी कई बार इस तरह के प्रश्नों के समय लड़का परेशान हो जाता है और वो प्रश्न पूछने लगता है। देखिए, नानकी और कर्मचारी समिति और राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, एडहॉक कमेटी, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास था। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ओलखान पत्र समिति, भोगूराज पट्टाभी सीतारमैया गृह समिति और कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी कार्य संचालन समिति। अभी आगे बढ़े। अब देखिए, बंधारण सभाना कार्यों माटे समिति। अब बंधारण सभा कैसे काम करेगी, उस काम को करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी जो गणेश वासुदेव मावलंकर उसके बने थे। ध्यान रखिएगा, बंधारणी सभा कैसे काम करेगी उसके लिए जो कमेटी बनाया गया वो वैसे ही काम करेगी जैसे आज संसद काम करती है। ठीक ना? बहस, चर्चा, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन। देख रहे हैं, हमने गणेश वासुदेव मावलंकर साहब को बनाया।
उनको ट्रेनिंग मिल गया अगले लोकसभा का अध्यक्ष बनने का, देख लीजिए। और अभी तो बताते हैं उनको उस दिन अध्यक्ष भी बनाया जाता था, अभी कहानी सुनाएंगे। तो गणेश वासुदेव मावलंकर को लोकसभा चलाने का अनुभव पहले से मिल गया, क्योंकि उसी कमेटी का जो है इनको अध्यक्ष बनाया गया, भले वो संविधान सभा के कार्यों को चलाने के लिए था। सर्वोच्च न्यायालय माते फिर देखिए एडहॉक कमेटी, बाद में उस पर जो है परमानेंट कमेटी, वो थे श्रीनिवास वरदाचारी। और ध्यान दीजिएगा, ये लाइन याद रखिएगा, ये बंधारणी सभा के सभ्य नहीं थे। अभी और भी आएंगे तो वो लिस्ट आ जाएगा कि आमाथी कोण બંધારણી સભામાં કમિટીમાં હતા પણ બંધારણી સભાના સભ્યો ન હતા। तो श्रीनिवास वरदाचारी बंधारणी सभा के सभ्य नहीं थे, उसके बावजूद उनको सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था। मुख्य देखिएगा, मुख्य कमिश्नरी प्रांतों के लिए समिति, कमिटी ऑन चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस, जो हमारा मुख्य कमिश्नरी प्रांत था अजमेर, मेरवाड़ा, कुर्गा, दिल्ली, उनके लिए भी एक कमेटी बना था कैसे संचालन होगा, और उसके अध्यक्ष थे पट्टाभी सीतारमैया। संघीय बंधारण ने नानकीय जोगवाई संबंधित समिति, यानी बजट पर जो चर्चा आज हो रही है, धन विधेयक, वित्त विधेयक, इन सबों पर जो चर्चा हुई थी, संघ के संविधान में जो रुपया पैसा वाला गप है, जो बजट से संबंधित, धन विधेयक से संबंधित, वित्त विधेयक से संबंधित वाला पार्ट है, उसके लिए एक कमेटी बना जिसके अध्यक्ष थे नलिन रंजन सरकार, और वो भी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो श्रीनिवास वरदाचारी और नलिन रंजन सरकार, अभी और नाम आएंगे एक, और नलिन रंजन सरकार दो ऐसे लोग हुए अब तक के जो कि बंधारणी सभा का सदस्य नहीं होते हुए भी बंधारणी सभा के समिति के अध्यक्ष बने। अब देखें आगे हम लोग, इसमें गणेश वासुदेव मावलंकर और पट्टाभी सीतारमैया जो है आपके सामने है। अब देखें भाषाई प्रांत आयोग, देखिए लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन, एसके धर बंधारण सभाना सभ्य न थी। आज क्लियर हो गया कि बार बार जो है लोग ऐसे खड़ा हो जाता है सामने खूब कहानी सुनाएगा कि धार कमिटी ना गठन करवामा आव्या हता कोना द्वारा, क्या का धार कमिटी બંધારણી સભાના બધા સમિતિઓની સમાન એક કમિટી હતી, આકી આ બંધારણી કમિટીના બહારના કમિટી હતા। आज आपको क्लियर हुआ होगा कि धार कमीशन कोई बाहरी कमीशन नहीं था, उनको संविधान सभा यही काम दिया कि आप भाषाई प्रांत को देखिए, क्या भाषा के आधार पर प्रांत बनाया जाए या नहीं जाए, इसको देखना है। प्रारूप बंधारणनी तपास माटे विशेष कमेटी, जब संविधान का ड्राफ्ट तैयार हो गया तो उसको चेक करने के लिए एक स्पेशल कमेटी गठित की गई कि उसमें कोई कमी नहीं रह जाए। उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। प्रेस गैलरी समिति, संविधान संसद के अंदर जो प्रेस गैलरी होता है उसको कितना छूट दिया जाए, कहां बैठेगा, क्या तरह का वो सवाल जवाब करेगा कि सिर्फ सुनेगा, उसके लिए कमेटी हुआ उषा नाथ सेन के निर्देशन में। एक और तदर्थ समिति का गठन हुआ, वो था एडहॉक कमेटी नागरिकता पर, श्रीनिवास वरदराचारी। और हिंदी और उर्दू अनुवाद समिति, यानी संविधान का हिंदी और उर्दू में अनुवाद हो, इसके लिए एक कमेटी गठित हो, इसके भी अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पाया था। इस प्रकार से 14 छोटी कमेटी और 8 बड़ी समिति मिला करके संविधान सभा
एक समिति का एक क्या कहते हैं कमिटी बना लिया, डिफरेंट टाइप ऑफ। अब देखिए तो जो प्रक्रिया संबंधी समिति था उसका काम केवल यही था कि बंधारण के निर्माण की प्रक्रिया के प्रश्नों का निकाल करना, संविधान के निर्माण में जिस प्रोसेस को अपनाया जाएगा उसका निकाल करना। और नक्कर कायदा की समिति का काम था संविधान का निर्माण करना, यानी प्रक्रिया का काम था कि प्रोसेस में अगर कोई समस्या आ रहा है तो उसका निकाल करना। कायदा की समिति का काम था संविधान का निर्माण करना। ये आपने संविधान के निर्माण का एक समिति पढ़ा। अब जरा हम लोग जाने प्रारूप समिति। तो सबसे पहले 29 अगस्त 1947 को बंधारणीय सभा के द्वारा इस समिति का गठन किया गया। यह समिति को क्या करना था काम, तो बंधारणीय सभा का जो एडवाइजरी शाखा था, परामर्श शाखा, यानी संविधान बनाने का काम उनका था, लिखने का, परामर्श शाखा, उसके द्वारा जो बंधारण लिखा गया, तैयार किया गया, उसको एग्जामिन करना, उसकी परीक्षा करने की का काम इनको सौंपा गया था। तो बंधारणीय सभा का सलाहकार शाखा वीएन राव वाला, वो सलाहकार नियुक्त किए गए थे, उनका जो शाखा था वो जो बंधारण तैयार करके देगा उसको एग्जामिन करना कि इसमें किन चीजों को रखा जाए, किन चीजों को नहीं रखा जाए। 30 अगस्त 1947 को इस प्रारूपण समिति की पहली बैठक हुई थी। अब दोस्तों इस समिति के 7 सदस्य थे, हम सभी जानते हैं, लेकिन वो कहां से चुनकर आए थे जरा उसको देखेंगे हम लोग। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे, पूर्वी बंगाल से पहले चुने गए थे, बाद में पूना से चुने गए थे, हम सभी जानते हैं। एक बड़ा ही इस पर बेहतरीन वाकया है, आप फिल्म को देखिएगा, जो बंधारणीय सभा वाला फिल्म और ओरिजिनल को मिला करके जो जारी होता है लोकसभा और राज्यसभा से। उसमें जैसे ही संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में बाबा साहब अंबेडकर का नाम लिया गया तो उसमें दिखाता है, हो सकता है वो फिल्म का पार्ट हो, लेकिन उस मार्मिकता को समझिएगा। तो बाबा साहब खड़े होते हैं और हाथ से ऐसे चूटी काटते हैं, हो सकता है ओरिजिनल में नहीं भी हो, बट उस सिनेमा का चीज देखिएगा, ऐसे चूटी काटते हैं और कहते हैं कि नहीं, मैं सपना नहीं देख रहा हूं। मतलब कि उस संविधान सभा में भले ही लोग कोई भी थे, वो अलग अलग दल से, अलग अलग विचारधारा से, अलग अलग वर्ग से शामिल हुए थे, लेकिन सबका गोल यही था कि संविधान अच्छा से अच्छा बने, इसमें किसी की भी भागीदारी हो, नहीं तो एक अपक्ष उम्मीदवार, यानी उनकी पार्टी जो थी वो एक ही सीट लेके आई थी ना, और जो कांग्रेस की बहुमति में था उसके कांग्रेस के टिकट पर जो आदमी चुनाव नहीं लड़ा हो उसको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे देना, ये जरा सोचिएगा सभी के लिए। और वो उठाए, अभी तो वो कहे मैं चूटी काट रहा हूं क्योंकि ये मेरे लिए सपने के समान है, लेकिन बाद में उन्होंने कहा अगला लाइन कि अब जबकि संविधान सभा ने मुझे यह जिम्मेदारी दिया है तो मैं यह प्रयास करूंगा कि इस पर मैं 100% खरा उतरूं। और वो काम उन्होंने करके दिखाया। बीमार होने के बावजूद, उनका तबीयत ठीक नहीं था, के बावजूद वो जो है लंबे लंबे समय तक, मैंने कई बार तो 16-16 घंटे काम किए हैं, करके उन्होंने इस बंधारण के प्रारूप को ठीक किया और उसको तैयार किया। तो बाबा साहब अंबेडकर पुणे और बम के कारण यहां नहीं लिखे, लेकिन हकीकत यही है कि अब यह पुणे से माना जाए। नरसिम्हा गोपाला स्वामी आयंगर उपाध्यक्ष, ये मद्रास से चुनकर आए थे। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर मद्रास से चुनकर आए थे। डॉक्टर कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी मुंबई से चुनकर आए थे।
सैयद मोहम्मद सादुल्ला असम से चुनकर आए थे। फर्स्ट स्लाइड में जितना नाम आया उनका फोटो देख लीजिए, क्योंकि अभी तो 5 ही हैं, 2 और आएंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष, नरसिम्हा गोपाला स्वामी आयंगर उपाध्यक्ष मद्रास से चुने थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर मद्रास से चुने थे, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी मुंबई से चुने थे, और सैयद मोहम्मद सादुल्ला असम से मुस्लिम लीग के सभ्य थे। ध्यान रखिएगा, हर एक को मौका मिला संविधान बनाने का। अब आप जब पढ़ते हैं तो कई जगह ये बीएल मित्रा भी लिखा हुआ मिलता है। आप भी सही हैं, और हम कुछ ज्यादा ऑथेंटिक किताब से इसको लिए हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो दरअसल अगर इसको पढ़ा जाए तो मित्रा भी पढ़ा जाता है, और अगर जिसको नहीं पढ़ना है तो वो इसको मित्र भी पढ़ेगा, मित्र। तो ध्यान रखना है कि ये जो है इस तरह की, मैं जिनके बुक से लिया हूं ये लाइन, वो केवल भारत का संवैधानिक विकास लिखे हैं 400 पन्ने में, सुभाष कश्यप। इसीलिए इन पे क्वेश्चन नहीं उठाइएगा। अब डीपी खेतान अगला थे, स्वास्थ्य कारणों से अब इस्तीफा दे दिए वो, इसलिए बगल में नहीं लिखे हैं कहां से चुने गए हैं। बीएल मित्रा के द्वारा राजीनामा दिए जाने के कारण नारायण माधव राव इसके सदस्य बने, और 1948 में डीपी खेतान की मृत्यु हो जाने के कारण टीटी कृष्णमाचारी को जो है इसका मेंबर नियुक्त किया गया। उनका फोटो नहीं मिल रहा था, तो इसके लिए हमने क्या किया कि इन 7 का यहां पर रख दिए हैं फोटो। देख ही रहे हैं, सैयद मोहम्मद सादुल्ला लग रहे हैं। तो क्या कहते हैं, ये जो है देख करके ही हम समझ लेंगे कि ये जो हैं अय्यर साहब हैं, ये बाबा साहब अंबेडकर हैं। तो जो बच गए वो ये दोनों थे। चलिए अब जरा आगे देखें। अब बंधारण के प्रारूप का निर्माण कैसे हुआ, ड्राफ्ट कैसे किया गया, जरा इसको समझिएगा। बंधारण के निर्माण के लिए बंधारण सभा की मंत्रणा समिति, वही एक सलाहकार समिति, सर्वप्रथम 17 मार्च 1947 को केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडल के सभ्यों को बंधारण के मुख्य विशेषताओं के विषय में विचार जानने के लिए प्रश्नों का एक यादी भेजा। एकदम इनिशियल स्टेज से बता रहे हैं, पहले देखिए। 17 मार्च 1947 को प्रांतीय विधानमंडल के भी जो मेंबर थे 1935 के एक्ट के अंदर, और केंद्रीय विधानमंडल के जो सभ्य थे जिनका जगह बंधारणी सभा ने लिया, जो एक्स हो गए, उन सबों को बंधारण की जो मुख्य विशेषता थी हम लोग पढ़ेंगे। और अभी समझ लीजिए, प्रभुत्व संपन्नता, लोकतंत्रात्मक, ये जो जितनी मुख्य विशेषता थी कि मूल अधिकार रखेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रखेंगे, उसके लिए उनका विचार जानने के लिए उनको एक क्वेश्चन का लिस्ट भेजा गया, और उसमें उस लिस्ट के साथ 60 देशों के संविधान के मुख्य अंशों को समाविष्ट करके उनको भेजा गया कि आप सभी लोग 60 देशों के संविधान के मुख्य अंशों पर विचार करिए, और विचार करके जो हम आपको प्रश्न दे रहे हैं उस प्रश्न का आप जो है अपना विचार दीजिए उत्तर के रूप में। अब देखिए आगे। अब उनके सभ्यों के द्वारा जो भी विचार भेजा गया प्रांतीय और केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा, 60 देशों के संविधान का जो मेन अंश था वो निकाल करके दिया गया उनको। मान लीजिए फंडामेंटल राइट्स अगर और भी किसी देश में था तो उसके मेन अंशों को निकाल के उनको दिए ऐसे करके, और कहे कि अब आप मेरे इन प्रश्नों का उत्तर भेजिए। उनके उत्तर के आधार पर बंधारणीय सभा के जो सलाहकार थे बीएन राव, जिनका नाम है बेनेगल नरसिंह राव,
वो अक्टूबर 1947 में फर्स्ट ड्राफ्ट तैयार किए। यानी पहला ड्राफ्ट किनके सलाह पे तैयार हुआ है? उस समय के प्रांतीय विधानसभा और केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों को जो क्वेश्चनायर भेजा गया था 60 देशों के संविधान के मुख्य अंशों के साथ, उधर से जो जवाब आया उस जवाब के आधार पर बीएन राव के निर्देशन में पहला संविधान का प्रारूप तैयार हुआ। उस प्रारूप में क्या था? 243 अनुच्छेद था, उसमें 13 अनुसूचियां थी। अब बीएन राव ने जो मूल पाठ पर विचार करने के लिए, अब वो मूल पाठ हो गया फर्स्ट ड्राफ्ट, उस पर विचार करने के लिए बाबा साहब अंबेडकर की अध्यक्षता वाली ड्राफ्टिंग कमेटी को वो फर्स्ट ड्राफ्ट सौंप दिए। प्रक्रिया क्या हुआ कि सबसे पहले 60 देशों के संविधान के मुख्य अंशों को लेकर के एक क्वेश्चनायर तैयार किया गया, जो प्रांतीय विधानसभा के सदस्य और केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों को दिया गया। उस क्वेश्चनायर से जो हमको जवाब आया, उसके आधार पर बीएन राव के निर्देशन में बंधारण का पहला ड्राफ्ट तैयार हुआ, जिसमें 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थीं। उनके द्वारा तैयार किए गए इस ड्राफ्ट को बाबा साहब के जो है अध्यक्षता में ड्राफ्टिंग कमेटी, उनको सौंपा गया। अब उनके द्वारा तैयार, उनके निर्देशन वाली ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसको कई बार गुजराती में माड़खाकी समिति भी आप बोलते हैं, तो माड़खाकी समिति जो है उस पर एकदम नहीं कहते, माइक्रो एनालिसिस किया बीएन राव के तैयार किए गए संविधान पर। और उसके बाद 21 फरवरी 1948 को ड्राफ्टिंग कमेटी ने, अब कहेंगे, सेकंड ड्राफ्ट तैयार किया। उस फर्स्ट ड्राफ्ट में कुछ संशोधन भी हुआ होगा, और जब वो सेकंड ड्राफ्ट तैयार हो गया तब भी उसको बंधारणी सभा को नहीं दिए बाबा साहब। उन्होंने कहा कि इसको जनता के विचार के लिए, बंधारण सभा भी विचार करे और जनता को विचार करने के लिए हम देंगे। अब जरा ध्यान दीजिएगा, 243 अनुच्छेद बीएन राव के द्वारा रखा गया। जब इस पर ड्राफ्टिंग कमेटी विचार किया तो यह बढ़कर के संख्या हो गया 315, और 13 अनुसूचियां जो थी वो कम होकर के हो गया 8 अनुसूची। अब 21 फरवरी 1948 को जनता को जब विचार विमर्श के लिए यह संविधान सौंपा गया, संविधान का ड्राफ्ट, तो 8 महीना हमारे पूर्वजों को मौका मिला, भले वो बंधारणी सभा में मेंबर नहीं थे, कि आप भी अपने विचार भेजिए। और उन विचारों पर फिर से चर्चा किया है ड्राफ्टिंग कमेटी, और जो उनको लगा कि ये रखना चाहिए उसको वो रखे भी, कुछ अनुच्छेद को काटे भी, कुछ में संशोधन भी किए। और वो करने के बाद 26 अक्टूबर 1948 को बंधारण का थर्ड ड्राफ्ट तैयार हुआ। पहला ड्राफ्ट बीएन राव बनाए, उस पर विचार विमर्श करके दूसरा ड्राफ्ट बाबा साहब अंबेडकर के निर्देशन वाली ड्राफ्टिंग कमेटी ने बनाया। उसके बाद उसको जनता के समक्ष रखा गया। 8 महीने के अंदर जनता और बंधारणी सभा को भी दिया। उनके द्वारा जो विचार आया उस पर अब संशोधन करके थर्ड ड्राफ्ट तैयार हुआ, और अब उस थर्ड ड्राफ्ट को जो है बंधारणी सभा में रखा जाएगा। इतना किस लिए बोल रहे हैं भाई? इसलिए कि जीपीएससी का स्तर यह है, प्रश्न निकाल के देखिए कैसे स्टेटमेंट देते हैं। और मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि जिनके पास इतना डिटेल्स नहीं है वहां पढ़कर आप अपना समय बिगाड़ेंगे। सभी विषयों की बात मैं कर रहा हूं।
और मैं फिलहाल 4 विषय में ये क्वालिटी दे सकता हूं, इसीलिए हमने अपने को ये 4 विषय में उतारा है। नहीं तो हम भी चाहते तो वो टीम बना लेते और आपके सामने आके खड़ा हो जाते। जीपीएससी के तैयारी को यहां लोकल क्लास मजाक बना लिया है। जो सिलेबस बनाया गया था कायदे से उसको वही पढ़ा सकता है जो यूपीएससी का तैयारी। आप स्वयं बताइए कि वो आपको मंच पे खड़े होकर यही बात कह रहे हैं बार बार कि जीपीएससी ना सिलेबस यूपीएससी जेबी थई गई। तो अगला प्रश्न आप उससे नहीं पूछते हैं कि भाई तमे यूपीएससी ना सिलेबस बनावाना अनुभव केटला साल ना छे। आज तक आप केवल क्लास 3 पढ़ाए हो, आईएएस का आज तक क्लास नहीं आप चलाए हो। गुजरात में तो विश्वास से पुराना कोई आईएएस का क्लास नहीं है, गवर्नमेंट वाला इस पीपा को छोड़कर, जो प्रॉपर आईएएस चलाया हो। तो विश्वास के पास, रजनीश तोमर के पास गुजरात में 2003 से लेकर के अगर 17 में यह सिलेबस लॉन्च हुआ है तो 14 साल का अनुभव है। और उसको खारिज करके जो लोग केवल आज तक किया करते थे कालो डूंगर क्या छे या बेला बदर क्या छे, जरा सोच के देखिएगा। ठीक से क्लास 3 में भारत का इतिहास नहीं आता था सिलेबस में, पहले गुजरात का सिलेबस आता था। आज वही सब जो है कहता है कि अचानक कि हम जानकार हो गए। मेंस में नीति शास्त्र आज 7 साल का अनुभव रजनीश तोमर को हुआ है, यूपीएससी में पढ़ाते हैं, इसलिए कि आईएएस में भी 2013 में आया था। आइए, जो लोग कभी कुछ नहीं पढ़ाया अचानक जो है उसका जानकार हो गया। 2 परीक्षा क्या दे दिया जीपीएससी का, एक आध 2 सेलेक्टेड भी बोलना शुरू किया कि हम एथिक्स पढ़ा लेते हैं। भाई 2 परीक्षा तुम क्या दे लिए कि तुम विशेषज्ञ हो गए। यही प्रॉब्लम है अपने राज्य का। डिटेल्स अध्ययन कोई नहीं किया है। अंतिम दौड़ उनका बस वही टाटा मैग्रो हिल की किताब है। जबकि आपको मालूम होना चाहिए कि वह एक गाइड है, वो उसका लेखक किसी न किसी ऑथेंटिक किताब से ही चुराया है। और रजनीश तोमर उस ऑथेंटिक किताब को पढ़ा है, इसीलिए एक भी दिन वो इस प्रकाशन को सपोर्ट नहीं करता है। क्यों करें भाई? जब हमको ओरिजिनल चीज मालूम है तो हम डुप्लीकेट के पीछे क्यों जाएंगे? और हम इसीलिए हर दिन कहते हैं कि मैं जो पढ़ा रहा हूं, आप जो सबसे लोकप्रिय किताब है ना, उसका कंटेंट मिला के देख लीजिए हिंदी में दिल्ली से, तब आपको पता चलेगा। क्योंकि मैं उनको देखा ही नहीं हूं, कूड़ा भी नहीं समझता हूं मैं, क्योंकि कूड़ा से भी एनर्जी निकलता है, ये ध्यान रखिएगा, कचरा भी नहीं है। और हम ऑथेंटिक किताब पढ़े अपने लाइफ में। आपको नाम तो बोले, खुलकर बोले कि सुभाष कश्यप का पढ़िए ना, भारतीय संविधान का विकास, देखिए तो आपके दिमाग में कहां चला जाता है विकास। 400 पन्ना लिखे हैं। तो चूंकि मैं अपने लाइफ में सभी विषयों में जो मैं पढ़ाता हूं, मैं ऑथेंटिक किताब पढ़ा हूं, मैं गाइड नहीं पढ़ा हूं। और मैं आज तक देखा भी नहीं हूं कि उसका कवर कैसा है, ये भी बता देते हैं, क्योंकि मैं उसे देखना ही पसंद नहीं करता हूं। कारण उससे ज्यादा नॉलेज मेरे पास है, ये हमको मालूम है। और यहां के टीचर उसी गाइड को गुजराती करके कहते हैं कि वो बहुत अच्छा है, इसीलिए मेरे और उनके बीच का गैप ये होता है। तो अब हम लोग आगे बढ़ें तो देखिए, अब जब ये बंधारणी सभा में पेश हुआ तो अब क्या होगा? अब चर्चा विचारना शुरू होगा। तो इतना प्रोसेस जो पढ़ाए वो जीपीएससी के लिए, प्रीलिम्स के लिए। और दूसरा, अगर कोई, ये हम जीपीएससी का सवाल नहीं बोल रहे हैं, अगर कोई आदमी अपने को चुनौती दे, कोई विदेशी, कि यार संविधान बनाने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लग गया, यानी ये अगर क्वेश्चन आ जाए कितना समय क्यों लगा, तब यही काम आएगा। हम प्रोसेस में आगे बढ़े, केवल लिखना नहीं बैठ गए हैं संविधान। क्यों नहीं देर लगेगा? प्लस पुरानी परिस्थितियां लिखिए। दूसरा पॉइंट कि कैबिनेट मिशन के तहत जो चुनाव हुआ, तो उस चुनाव के बाद जब उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, तो उसको थोड़ा दिन समय, वो भी तो एक हिस्सा है संविधान सभा का, संविधान बनने का, उसको थोड़ा दिन तक इसलिए डिले कर दिया गया कि मुस्लिम लीग अभी शामिल नहीं हुआ है। तो एक राजनीतिक अड़चन भी था आजादी के पहले। अब जब
माउंटबेटन योजना प्रस्तुत हो जाएगा और क्लियर हो जाएगा कि भारत और पाकिस्तान दो हिस्से हो जाएंगे, तो फिर 15 अगस्त 1947 के बाद ही ना संविधान के अंदर कोई गप होगी सभा के अंदर। इसलिए हमारा संविधान लंबा को समय लग गया। तो इसलिए आपको इतना कहानी सुना रहे हैं। अब आगे बढ़ें, अब देखें बंधारण पर चर्चा विचारना। 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में अंतिम जो ड्राफ्ट था वो प्रस्तुत किए। अब 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर 1948 तक इस पर चर्चा हुआ, जिसको संविधान का प्रथम वांचन कहते हैं, फर्स्ट रीडिंग। अब जरा सुनिएगा, जिस तरीके से एक बिल पास होता है लोकसभा में, तो बिल छोटा हुआ और नागरिकता अधिनियम कहां छोटा है, अभी पढ़ाएंगे, उसमें 21 से ज्यादा आर्टिकल है। तो जिस तरह से बिल छोटा हुआ, ये बड़ा वो है संविधान, कई बिलों का संयोजन है, लेकिन प्रक्रिया तो वही अपनाई जाएगी। तो क्या क्या होता है, याद करिए, जिस दिन 370 में संशोधन पेश कर रहे थे गृह मंत्री जी हमारे, वो क्या किए थे, उस दिन पढ़े थे केवल लोकसभा में। उसी को कहते हैं फर्स्ट रीडिंग। पहले सबको बता दिया गया, और इससे भी विस्तृत प्रोसेस है, वो हम संसद में आने के बाद बताएंगे। यही हुआ फर्स्ट रीडिंग। सेकेंड रीडिंग में क्या देखे, खंडवार चर्चा हुई, राज्यसभा में भी लोकसभा में भी, जिसमें देखे गुलाम नबी आजाद क्या कह दिया कि मेरे ऊपर तो बिजली गिर गया। तब बिजली गिर गया तो इलाज कराओ जाके, और क्या करोगे। तो ध्यान रखिएगा कि बिजली गिर गया, हम ना तो कांग्रेसी हैं ना भाजपा, हम एक शिक्षक हैं, लेकिन जो गलत बोलेगा उस पर कमेंट भी करेंगे। लेकिन हमको उससे क्या सीखना है, वो था सेकेंड रीडिंग। अब उस बिल पर एक एक खंड पे चर्चा होगी। चर्चा होने के बाद अगर किसी खंड पर सुधारा की आवश्यकता हो गई, तो वो मेंबर कहेगा कि हम इसमें सुधारा चाहते हैं, तो केवल उतने से पाठ के सुधारा पर वोटिंग होगा। ए सेज यस, बी सेज नो जो होता है वहां, और अगर बहुमत हां कह दे तो वो सुधारा वहां हो जाएगा। उसको कहते हैं सेकेंड रीडिंग। उस सुधारा में सरकार नहीं गिरेगा, वो चूंकि सब मिलके कर रहे हैं। उसके बाद जब वो बिल आएगा तीसरी बार, तब उसको कहते हैं थर्ड वाचन। उसमें कोई चर्चा नहीं होती है। बिल को ऐसे कहेंगे, जम्मू कश्मीर रिकंस्ट्रक्शन बिल सेटल्ड बाय लोकसभा बी पास्ड। तो होगी बटन दबाने की प्रक्रिया, फिर वोटिंग करेंगे, बहुमत कहा पास तो पास, नहीं कहा तो फेल। तो वैसे ही तृतीय वाचन में बाबा साहब आएंगे और कहेंगे दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बी सेटल्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बी पास्ड। भारतीय संविधान को बंधारणी सभा के द्वारा सेटल कर लिया गया है, क्या इसको पास माना जाए, वोटिंग कर लीजिए। अब दूसरा जो होगा अधिवेशन वो लंबा होगा, ये छोटा है। दूसरा जो वांचन होगा उसमें एक आर्टिकल से लेके 395 तक एक एक पे चर्चा होगी। अभी एक आपको हम डेमो दे देते हैं, आर्टिकल 1 में पढ़ाएंगे। एक सदस्य खड़ा होकर के कहेगा कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, इसमें हमको इंडिया शब्द पे आपत्ति है, नहीं होना चाहिए। एक शब्द खड़ा होगा कहेगा कि यहां हिंदुस्तान होता तो अच्छा लगता, एक कहेगा आर्यावर्त होता तो अच्छा होता, और उसको क्यों नहीं स्वीकार किया गया तो उस पर जवाब बाबा साहब देंगे, वो भी बताएंगे आपको, और तब जाकर के इसको स्वीकार किया गया। तो ये जो है वो सेकंड वांचन वो जो है बहुत लंबा होगा, उसमें एक एक आर्टिकल पे चर्चा होगी। तो 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949, देखिए यही सबसे लंबा भाग था, तक संविधान सभा संविधान के एक एक खंड पे व्याख्या किया, और उसी को कहते हैं हम लोग सेकेंड रीडिंग। अब आइए 14 नवंबर
से लेकर, अब तो केवल पास ही करना है, 26 नवंबर 1949 तक इसका थर्ड वांचन हुआ। इसीलिए 26 नवंबर के दिन प्रस्तावना में लिखे कि आज इस संविधान को हम आत्मार्पित करते हैं। इसमें बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव को स्वीकार किया गया और उस दिन बंधारणी सभा में 284 लोग उपस्थित थे जो इस पर हस्ताक्षर किए। उन उपस्थित सभ्यों में 8 महिला सदस्य थी, टोटल 15, 8 महिला सदस्य भी उपस्थित थी। यह है, और इसी कारण से बंधारण के प्रस्तावना में 26 नवंबर 1949 का उल्लेख किया गया है। अब जरा हम लोग आगे बढ़ें। अब जरा अन्य तथ्य देखें। अन्य तथ्य, 10 दिसंबर 1946 को बंधारण सभा एक प्रस्ताव पारित किया था, यह फैक्ट्स है, जिससे अस्थाई अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया नक्की की गई। यह अस्थाई अध्यक्ष का चुनाव कैसे होगा, यह 10 दिसंबर 1946 को बंधारणी सभा पारित किया था। इसीलिए 11 दिसंबर को उनका चुनाव हुआ, प्रक्रिया निर्धारित हुआ उसके बाद राजेंद्र बाबू का। 10 दिसंबर 1946 को प्रक्रिया नियम समिति कमिटी ऑन रूल्स ऑफ प्रोसीड्योर को पारित किया था कि रूल्स ऑफ प्रोसीड्योर, कैसे कोई प्रक्रिया चलाया जाए, उसके लिए एक प्रोसीड्योर पारित किया था। और 24 जनवरी 1950 को जब यह बंधारण तैयार हो गया तो बंधारण सभा 3 नकल लेकर आया था। बंधारण सभा में देखिए, एक अंग्रेजी में हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ रिटन संविधान, एक अंग्रेजी में छपा हुआ संविधान और एक हिंदी में हस्तलिखित संविधान था। यह वाला ओरिजिनल संविधान आपके सर देखें, जो बंधारणी सभा के सभ्यों को बनने के बाद दिया गया था। यह वाला अंग्रेजी में छापेली नकल वाला। मैं जब जोधपुर पढ़ाने गया था, वो मेरा पहला यात्रा था, तब की बात कर रहे हैं, 2010 में। उसके बाद तो लगातार जाने लगे, बच्चों को पसंद आ गया वहां, तो फिर तो एक स्टार टीचर की तरह हो गए वहां। तो एक स्टूडेंट था जोधपुर का, वो मेरे पास आया और कहा कि सर आज आपको कुछ दिखाना चाहते हैं, मेरे घर पे चलिए। तो जब मैं घर गया तो उसके दादा बंधारणी सभा के मेंबर थे। उनको वो कॉपी मिला था, इतनी लंबी, इतनी चौड़ी, स्टैंड पे रखते थे जैसे अपने धार्मिक ग्रंथों को रखते हैं। और वो खोल कर दिखाया, अभिभूत हो गए कि चलो जीवन में छूने का मौका मिला। नहीं तो आप गुजरात हाई कोर्ट में जाएंगे तो दिखेगा, लेकिन वो कांच में बंद है। तो ये जो है, ये 3 कॉपी था और इसको नज़र से देखे। बंधारणी सभा के जो सदस्य थे वो तीनों कॉपी पर हस्ताक्षर किए हैं, वो तो हम नज़र से देखें। अब अगला देखिए, ये सब अब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली इसके लिए पढ़ा रहे हैं कि सब लोग पढ़ाते हैं। 2 साल 11 महीना 18 दिन बंधारण के निर्माण में समय लगा। बंधारणी सभा टोटल 12 सेशन बैठा समय समय पर, कभी 4 अक्टूबर से 4 नवंबर से 9 नवंबर, फिर थोड़े दिन बाद, फिर थोड़े दिन बाद, ऐसे करके जो है टोटल 12 अधिवेशन। इसमें 167 दिन लगा। 167 दिन में 114 दिन भारतीय संविधान के स्ट्रक्चर पर विचार करने में समय लगा। यही सब बताना है कि देर नहीं हुआ है, इतने ही कम समय में हम तैयार कर लेते। ओरिजिनल इतना ही दिन लगा था। बंधारण के निर्माण में 63 लाख
96,729 रुपया खर्च हुआ था। और बंधारणीय सभा के द्वारा कुछ भी अगर एक दूसरे को चिट्ठी पत्री भेजा जाएगा तो एक मुहर तो चाहिए ना, सील। अभी तो बना नहीं है अपना जो है राष्ट्रीय प्रतीक। तो उस समय ये लोग हाथी का मुहर प्रतीक के रूप में प्रयोग करता था, ये ध्यान रखिएगा। वो हाथी का मुहर अपनाया था। उसके बाद बंधारणीय सभा का सचिव, सेक्रेटरी HVR आयंगर को नियुक्त किया गया था। वेंकट नरसिम्हा राव वरदराम आयंगर साहब को। LN मुखर्जी, वो थे HC मुखर्जी, बंधारणीय सभा के चीफ ड्राफ्ट्समैन बनाए गए थे। लिखने वाला, ड्राफ्ट्समैन, ड्राफ्ट करने वाला। अंबेडकर साहब परीक्षण करेंगे ना कि उसमें क्या सही है, कह देंगे कि ये गलत है, मान लीजिए, उसको ड्राफ्ट करने वाले LN मुखर्जी थे। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, वो तो ड्राफ्ट किए, बट लिखा कौन? कैलीग्राफर, तो अक्षर अच्छा होना चाहिए। तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ये चीफ कैलीग्राफर थे, मुख्य सुलेखक। देख करके कहते थे कि नहीं, ये वाला लाइन अच्छा लिखे हो। मूल संस्करण को, जैसे ये जो है आपने इतने में लिखा, अब इसके चारों ओर अगर इसको सुंदर बनाना हो तो मूल संस्करण को अच्छा बनाने के लिए, सजावट के लिए शांति निकेतन से कलाकार को बुलाया गया था। उसमें मदन लाल बोस और BU हर राम मनोहर सिन्हा शामिल थे। मदन लाल बोस और BU हर राम मनोहर सिन्हा उसमें शामिल थे। अब मूल प्रस्ताव को जब बना, थर्ड वाला ड्राफ्ट प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा लिखा गया। जो बंधारण पेश किया गया था बंधारणीय सभा में, उसका जो मूल प्रस्ताव था उसको प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा लिखा गया और व्यूहर राम मनोहर सिन्हा के द्वारा उसको अलंकृत किया गया। आप जान रहे हैं कि अंग्रेजी और हिंदी दोनों में लिखा गया, ये अंग्रेजी में लिखे थे। इसके हिंदी संस्करण के लेखन का काम बसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा किया गया। हिंदी कैलीग्राफर बसंत कृष्ण वैद्य थे। और 14 अगस्त 1947 को, ध्यान दीजिएगा, 14 अगस्त 1947 को ही बंधारणीय सभा भारतीय अधिराज को सार्वभौम घोषित कर चुका था। उसके डोमिनियन स्टेट बोलने से क्या हो जाएगा। और 24 जनवरी 1950 को बंधारणीय सभा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में चुना। फिर तो चुनाव लड़ेंगे ना 52 में। अब मूल बंधारण में ये सब अब कॉमन चीज है। 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग थे। भारतीय बंधारण का जो अनुच्छेद 394 है, ओरिजिनल जाके पढ़िएगा, उसी में लिखा हुआ है कि इतने इतने आर्टिकल 24 नवंबर 1949 से ही लागू होगा। बंधारण के लागू वो तुरंत लागू होंगे और बाकी ये सब आर्टिकल 26 जनवरी 1950 से लागू होंगे। ये लिखा है 394 में। 26 नवंबर को चूंकि बंधारण को हम लोग अपनाए, इसीलिए हम लोग बंधारणीय दिवस मनाते हैं। और वचगाला के सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को किया गया था। 26 अक्टूबर 1946 को वचगाला, वो पहला वाला जिसमें बेवेल अध्यक्ष था,
वचगाला के सरकार में 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग शामिल हुआ था। अब इसका सारांश पढ़ा रहे हैं। 9 दिसंबर 1946 को बंधारणी सभा की स्थापना हुई। उद्देश्य प्रस्ताव जो हम डिटेल्स पढ़ के सुनाए, जो जवाहरलाल नेहरू पेश किए थे, उसमें 8 अनुच्छेद था, 8 आर्टिकल आपको बोले थे उसमें, इसीलिए इतना देर लगा। 26 नवंबर 1949 को बंधारण में 16 अनुच्छेद ही, बंधारण के 16 अनुच्छेद को ही लागू किया गया था। देखिए, नागरिकता 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393, 394। 4 नहीं लागू करेगा तो उसका लिखा हुआ बात कैसे मान्य होगा। अब बंधारणी सभा के जो अधिवेशन हुए उसमें क्या काम हुआ, जरा इसको देखिए, यह भी क्वेश्चन आता है। पहला अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 से 26 दिसंबर 1946 तक चला। इसी में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। दूसरा अधिवेशन 20 जनवरी से 25 जनवरी 1947 के बीच चला, जिसमें समितियों की रचना हुई। वो जो आप 22 समिति पढ़े उसकी रचना हुई। अब प्लस उद्देश्य प्रस्ताव पारित भी हुआ 22 जनवरी को। तीसरा 28 अप्रैल से 2 मई 1947 को समितियों नो अहवाल। चौथा अधिवेशन 14 जुलाई से 31 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज को स्वीकृति मिला। पांचवा 14 अगस्त से 30 अगस्त 1947 को प्रभुत्व शक्ति की जवाबदारी की स्वीकृति मिली, सार्वभौमिकता को स्वीकृति मिला। छठा, ड्राफ्टिंग कमेटी ने ड्राफ्ट तैयार किया 21 जनवरी 1948 को। छठे अधिवेशन में जो है वो ड्राफ्ट दिया। 7वें अधिवेशन में देख लीजिए, ये पहला वांचन हुआ 4 नवंबर से 8 जनवरी 1949 के बीच। सॉरी, 4 नवंबर से, ये मिस्टेक है, 8 नवंबर 1949 के बीच। 8वां राष्ट्रमंडल की सदस्यता के लिए 16 मई से 16 जून 1949 वाले अधिवेशन में चर्चा हुई। 9वें अधिवेशन 30 जुलाई से 18 सितंबर के बीच हुए, जिसमें प्रिवी काउंसिल का क्षेत्राधिकार समाप्त किया गया। बंधारण का हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद करेंगे, उस पर चर्चा हुई। 10वां अधिवेशन 6 अक्टूबर से 17 अक्टूबर के बीच चला, जिसमें द्वितीय वांचन प्रारंभ हुआ। बाकी द्वितीय वांचन तो बहुत लंबा चला। 11वां अधिवेशन जो है वो 14 से 26 नवंबर 1949 के बीच चला, जिसमें तृतीय वांचन कंप्लीट हुआ। और 12वां अधिवेशन में राष्ट्रगीत की घोषणा हुई। राजेंद्र बाबू को राष्ट्रपति चुना गया और वो 24 जनवरी 1950 को हुआ। ये सारे अधिवेशन का जो है आपको बताए। तो इस प्रकार से एक जितना डिटेल्स आपको बता सकते थे, 2 सेशन में बांट करके संविधान का निर्माण का आपको सब कुछ एक तरह से समझाए। अब हम लोग अगले क्लास में फिर अगला चैप्टर देखेंगे क्या आता है। हो सकता है कि अनुच्छेद पर चर्चा करें, अनुसूची पर चर्चा करें, राष्ट्रीय प्रतीक पर चर्चा करें। मतलब कि हमारा जो लेक्चर होगा वो एकदम एक एक माइन्यूट से माइन्यूट चैप्टर आपके साथ चर्चा करेंगे। ऐसा नहीं कि अरे राष्ट्रीय प्रतीक पढ़ लेना, एक काम करो यार अनुसूची पढ़ लेना, नहीं होगा। यहां पढ़ाएंगे, आपको एक एक चीज कान में डाल देंगे, जिससे कि आपको परीक्षा में ये दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, इस प्रकार से भारतीय संविधान का पहले बोल चुके हैं, अब ये कंक्लूड कर रहे हैं, यानी कुछ हम नई दिशा में जा रहे हैं। भारतीय संविधान का संविधान निर्माण का जो है चैप्टर पूरा हो गया। अब हम आपने जो पढ़ा उस पर आपको थोड़े मेंस के सवाल को दिखाते हैं कि इसको पढ़ने के बाद आप मेंस का सवाल कैसे सॉल्व करेंगे।
अगर ये नॉलेज आपके पास है तो खाली संविधान के निर्माण पे अगर सवाल आएगा, सबसे पहला अगर इस पर एक प्रश्न आपसे पूछे, भारतीय, पहले एकदम सिंपल सवाल बता रहे हैं, भारतीय संविधान सभा का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। आलोचनात्मक मूल्यांकन करें तो इसमें आपको क्या बताना पड़ेगा? देख लीजिए, जब आपके पास कंटेंट हो तो इसको पढ़ाना कितना आसान है। अब बाकी आंसर फॉर्मेटिंग झूठे किए जा रहा है कि इंट्रो डालना। संविधान सभा कहते किसको है, पहले आपको यहां पर यह बताना है। यह मेंस में अलग तरीका से बताएंगे। संविधान के निर्माण के लिए जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुन करके जो एक स्वायत्त निकाय गठित किया जाता है उसको हम संविधान सभा कहते हैं। पहले ये बताएंगे, उसके बाद इसका जो आलोचना किया जा सकता है किन किन आधारों पर जो किए हैं लोग वो बतलाएंगे। तो एक दो बताते हैं आज। जैसे पहली आलोचना तो यही की जा सकती है कि भाई कैबिनेट मिशन योजना के तहत चुनाव हुआ था, तो एक विदेशियों के गाइडेंस में यह चुनाव हुआ है, तो यह संविधान सभा हमारा बनाया हुआ नहीं है। दूसरा, आलोचना कर सकते हैं कि इसमें जो वर्गीय मताधिकार था, तो अलग अलग वर्गों के लोग आए थे जो केवल अपने अपने वर्गों का ही हित सोच सकते थे। ये दूसरा। तीसरा, जनता इनको नहीं चुना था, ये प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुनकर आए थे। प्रांतीय विधानसभा के सदस्य, ध्यान रखिएगा, प्रांतीय विधानसभा के सदस्य का भी जो चुनाव हुआ था 14% मताधिकार था। ऐसे करके आप इनकी आलोचना करेंगे। लेकिन इसका महत्व क्या था, तो अब इसका इंपॉर्टेंस बताइए कि चुनाव भले ही कैबिनेट मिशन के तहत हुआ, लेकिन बंधारण का निर्माण पूरी तरह स्वतंत्र भारत में हुआ। बंधारण को लागू करते समय हमें ब्रिटेन के पार्लियामेंट से आदेश लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अगर देश आजाद नहीं होता तो इसको वो भले ही बिना चर्चा के पारित कर देता, लेकिन वहां से मुहर मरा के आता, मेरा संविधान ऑटोनोमस नहीं कहलाता। भले ही अलग अलग वर्गों के लोग चुने गए थे तो वो तो और अच्छा है। भारत जैसे विविधता वाले देशों में अगर सभी वर्गों के लोग चुनकर आए थे तो सभी वर्गों की समस्याओं पर चर्चा की गई, और जो चुनकर आए थे वो भले ही अपने वर्गों से थे, लेकिन उनका मनोबल बहुत ऊंचा था और वो बहुत ही उच्च नैतिक लोग थे। इसके अलावा बंधारणी सभा के सदस्यों का चुनाव अगर जनता से करवाते हम उस समय, तो दो ही बातें होती। या तो वही 14% वोटर वोट किया होता है, क्योंकि हम मताधिकार तो उसमें बढ़ा नहीं रहे थे, तो वो कर किया ही था प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों को जो चुन दिया। और हो सकता है कि उस समय जनता की मानसिक स्थिति जो है, क्योंकि हम संविधान जान नहीं रहे थे, तो सही सिलेक्शन होना मुश्किल हो सकता था। ऐसे सब चीजों को यहां पर हम लोग लिखेंगे। तो भारतीय संविधान सभा का आलोचनात्मक विवरण, अगर इसमें यह प्रश्न दे दे कि यद्यपि भारतीय संविधान सभा
का निर्माण कैबिनेट मिशन के तहत हुआ, के अंतर्गत हुआ, परंतु संविधान का निर्माण एक स्वायत्त निकाय के द्वारा किया गया। ये एक आपको स्टेटमेंट दे देगा और इन्वर्टेड कॉमा में बंद करके कहेगा डिस्कस। तो फिर कैबिनेट मिशन के तहत जैसे बंधारणीय सभा की स्थापना हुई उसको डिस्कस करेंगे, और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के बाद ये किस तरह से ऑटोनोमस संस्थान के रूप में काम किया उस पर चर्चा करेंगे। आप सेकंड चैप्टर में आते ही देख रहे हैं कि हम मेंस के कुछ प्रश्न आपको बताने लगे। थोड़ा हमको और आगे बढ़ने दीजिए। हर दिन जब आपका ऑब्जेक्टिव खत्म करेंगे तो एक दो प्रश्न ऐसे जरूर होंगे जिससे आपको थोड़ा बहुत मेंस का भी जानकारी मिले, और ये हमारा आपके प्रति एक विश्वास उत्पन्न करने वाला बात होगा कि आप अगर कल हम मेंस का ऑनलाइन क्लास आपको देना चाहें तो आप भरोसे के साथ हमसे जुड़ सकें। देखिए तो संविधान सभा पर बार बार अगर यह प्रश्न आपको दे दे, भारतीय संविधान, अभी हम वो भारत का संविधान लंबा क्यों है इतना, ये सब तो टॉपिक पढ़ाएंगे तो ना प्रश्न देंगे। इसीलिए तो देखिए संवैधानिक विकास में भी एक से एक प्रश्न दे सकते थे, लेकिन वो हम कहां देंगे, मॉडर्न इंडिया पढ़ाते समय। अगर आपको कहा जाए कि भारतीय संविधान सभा ने संविधान के निर्माण में दो वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लिया, परंतु तकनीकी रूप से अध्ययन करने पर इसे अत्यधिक विलंबित संविधान नहीं कहा जा सकता है। विलंबित संविधान नहीं कहा जा सकता है, यह एक स्टेटमेंट आपको देगा। इन्वर्टेड कोमा में बंद करके, और उसके बाद आपको कहेगा कि डू यू एग्री दिस स्टेटमेंट, क्या आप इस कथन से सहमत हैं। अगर इसी को हम किसी एक डायरेक्शन में मोड़ना चाहें कि हमको हां में ही जवाब चाहिए, तो यहां लिख देगा यदि हां तो अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दें। तो दोस्तों ये आज एक टेलर था, क्योंकि संविधान का निर्माण ही आप पढ़े हैं। अभी ना इस चैप्टर से दूसरे को जोड़ के, दूसरे से तीसरे को जोड़ के, और संविधान का दूसरे विषयों के साथ जोड़ के सवाल का जवाब तो अभी हम बताएंगे, तो आप या तो हतोत्साहित हो जाएंगे या आपको लगेगा कि ये क्या चल रहा है, तो आप वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। हो सकता है कि आप में से कई लोग 2 मेंस लिखे हों, उनको बहुत आनंद आएगा, लेकिन गांधी जी हमेशा कहे हैं कि सबसे अंतिम व्यक्ति को देख करके बजट बनाना चाहिए। तो सबको साथ लेकर के चलना पड़ता है। तो आगे आगे जैसे हम सब्जेक्ट में बढ़ेंगे तो आपको इस तरह के और कोरिलेटेड क्वेश्चन बताएंगे, और यही रजनीश तोमर का जीपीएससी में सबसे बड़ा ताकत है। जो ऑफलाइन क्लास में मैं चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर कराता हूं,
ऐसे क्वेश्चन लिखा करके। मैं बहुत लंबा मेरा मेंस का क्लास चलता है, इतना लंबा गुजरात में किसी का नहीं चलता है। प्राचीन भारत पर जो मेरी पिछली बैच थी मेंस का, खाली प्राचीन भारत पर मैं 200 से ज्यादा क्वेश्चन लिखाया हूं क्लास में बोल करके इसका आंसर लिखो ये होगा। मध्यकालीन पर हमने 100 से ऊपर लिखाया है, और उस बैच का लॉकडाउन के कारण आधुनिक रुक गया, तो लेकिन आधुनिक में भी मेरे पास 200 क्वेश्चन तैयार है जो मैं उसे लिखाऊंगा। संविधान में मैं बोल करके कि ये प्रश्न है, अब लो पहले समझा देते हैं, उसके बाद कहते हैं लो अब लिखो, मेरे से लिख लो क्वालिटीदार को आंसर। 100 क्वेश्चन में लिखाया हूं। तो मैं जो टॉपिक पढ़ाता हूं मेंस में वो है इतिहास, संविधान, भूगोल, विज्ञान प्रौद्योगिकी, एथिक्स। तो इन विषयों में मेरा प्रयास यही होता है कि मैं आपको इस तरह का प्रश्न दे करके लगभग हर टॉपिक में 200 क्वेश्चन चैप्टर वाइज लिखा दूं, 150। उसके बाद टेस्ट लेने में मजा आता है, तब आप आंसर लिख पाएंगे। और गुजराती मीडियम के लड़के के लिए हिंदी में भले बोलेंगे, आपके लिए ट्रांसलेशन इंग्लिश के मटेरियल से ज़्यादा इजी होगा। इसीलिए मैं गुजरात के आज संबोधित कर रहा हूं गुजराती माध्यम के बच्चे को कि मेंस में आप एक बार हमारे साथ जुड़ के देखिए, जो चीज़ आपको हम निकाल कर देंगे। हाँ, अंग्रेजी माध्यम में हो सकता है कि हमसे भी कोई अच्छा दे दे, हम खराब नहीं देंगे लेकिन कोई दे दे। लेकिन गुजराती माध्यम के बच्चों को जिसके पास कंटेंट की कमी है बेचारे के पास, उसको रजनीश तोमर अगर तीनों पार्ट इतिहास मिला करके 300 से ज्यादा क्वेश्चन लिखा देता है चैप्टर वाइज, सारे सवाल 2018 के इतिहास के। मैंने क्लास में पूरा 200 शब्दों में लिखाया है 16 संस्कार जो आया हुआ सवाल था। तो क्या कहते हैं, सारे गुप्त काल साम्राज्य का पतन का कारण, नालंदा महाविद्यालय पर अगर विश्वविद्यालय पे क्वेश्चन आया है, एकदम जैसे आपका सिलेबस कहता है वैसे मैं इसको जो है क्लास में लिखाता हूं। बस फर्क इतना ही था कि अभी तक हम जो है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर नहीं आए थे। आज मैं एक बार फिर से तहे दिल से हमीर और भारत डिजिटल क्लास को धन्यवाद दूंगा कि जो मुझे इस लायक समझा गुजरात में कि नहीं, एक जो है इतने अनुभवी टीचर को मैं अपने प्लेटफॉर्म पर जो है ला करके ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाभ दिला सकूं। तो मैं तहे दिल से उनको धन्यवाद देता हूं। हालांकि हमीर मेरा विद्यार्थी है, विद्यार्थी को धन्यवाद नहीं दिया जाता है, लेकिन असली जो है गुजरात का सेवा वो करने का प्रयास किया। और बाकी तो 1 महीना में मेंस खत्म कर देते हैं लोग। तो चलिए, आगे से प्रॉमिस रहा कि जो भी चैप्टर पढ़ाएंगे वहां आपको ऐसे कुछ क्वेश्चन आंसर से जरूर रूबरू कराएंगे, जिससे कि इन फ्यूचर कभी अगर भारत डिजिटल क्लास मेंस लॉन्च करे तो आपको भरोसा हो। चलिए मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।